माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 41। ओके 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 संसदीय बता रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री बता रहे हैं। ओके ओके अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य हैं और आप इसको प्रेसाइड करते हैं। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं। उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ बाकी अध्यक्ष जी, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। हम अपना सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूं कि मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ सदन में नहीं था, कल मैं राज्यसभा में गए थे, जब आया तो ये घटना हुई। प्लीज पूरी बात बोलने दो उनको, पूरी बात बोलने, पूरी पूरी आप क्योंकि मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ओके, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, मतलब मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रदीप कुमार पनिगरी। नो, मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं, बैठो। क्वेश्चन नंबर 41। बैठिए बैठिए बैठिए, पहले इनको तो बिठाओ, ब्लड प्रेशर आ गया बैठ। प्लीज बैठिए, प्लीज 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 बैठिए 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 बैठिए। 41। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, उच्च परंपरा रही है, परपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाटी बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें
न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूंगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूं, और हम जितना आसन का, सदन की गरिमा रखेंगे, उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले अनय मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है बहिष्कार के लिए। मैंने जब सदन से कह दिया, फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है। ओके ओके ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिग्रही। 41 क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। Speaker sir, a statement is laid on the table. माननीय सदस्य। Supplementary question, sir. The Honorable Speaker, sir, will the Minister elucidate the House regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes, particularly in the verification process of carbon credit, while preventing abuses like under-reporting, emissions and greenwashing, and how can blockchain technology will be leveraged to enhance tracking and verification, all while fostering participation across all sectors in aligning with India's broader environmental goal. स्पीकर सर, जहां तक इस मैकेनिज्म के इम्प्लीमेंटेशन का कार्यक्रम है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर ये पब्लिश कर रखा है, जिसमें चाहे उसका वैलिडेशन का विषय हो, प्रमाणीकरण अथवा वेरिफिकेशन सत्यापन का हो, इस सारे विषय को वास्तव में बहुत एक गंभीर विषय और पूरी दुनिया इससे चिंतित है। तो बहुत से पैरामीटर्स इंटरनेशनल मार्केट के भी हैं, अदर सभी कंट्रीज इसमें बैठ के विचार करती हैं। विषय तो वास्तव में सबसे पहले ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। भारतवर्ष में भी 2001 में इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और 2005 में इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का एक मेथड जो बनाया गया था, और उसके बाद लगातार हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत वॉलंटरी पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। इसके आगे लगातार अचीवमेंट्स हमारे बढ़ते चले गए हैं, हमारी कुछ कमिटमेंट्स भी टू द वर्ल्ड कम्युनिटी बनी हैं, और उसी के अंतर्गत आज का ये विषय है कि कार्बन क्रेडिट मार्केट इसको भारतवर्ष के अंदर एस्टेब्लिश किया जाए। इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य। Yes, Honorable Speaker, sir, whether the government is interested to implement the blockchain technology while addressing these issues? ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं। ब्लॉकचेन के बारे में पूछ रहे हैं। Blockchain is being in the registry of carbon credit certificates by great control of India. It is being implemented. श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. With your permission, Mr. Speaker, sir, I want to ask a broader policy question. Going back to the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, there was a consensus which emerged in the global community that global warming must be limited to 1.5 degrees centigrade or 2.7 degree Fahrenheit of the pre-industrial temperatures which prevailed during the 1500s before the first industrial revolution took place. Now, from 1992 onwards till 2024, this figure or this number
has been the trigger for a number of regimes like the common but differentiated responsibilities, the nationally determined voluntary contributions. In the current economic survey, I do not know whether the Honourable Minister has had the chance to read the current economic survey, but there are 2 chapters which pertain to energy transition, Chapter 6 and Chapter 30. Now, interestingly, in this economic survey, the sacrosanct of 1.5 degrees centigrade, that is, the global temperature should not rise beyond 1.5 degrees centigrade, has been questioned in both the chapters. Now, this is extremely significant. My question to the Minister is, does the government agree with the assertion which has been made in the economic survey? And if the government agrees with the assertion which has been made in the economic survey, it disrupts a large number of the global consensuses which have held the field and triggered the CBDRs and the national voluntary contributions. अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री जी का अध्ययन मंत्री के होने के नाते मेरा अध्ययन, जैसे आपने बताया कि आई एम जस्ट 1 month ओल्ड टेन्योर ऑफ दिस हाउस, लेकिन कुल मिलाकर के विषय इतना बड़ा है और इंटरनेशनल कंसर्न का विषय है। ठीक 1992 या 1997 से कंसर्न बढ़ता लगा रहा है। हमने भी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं और उस कमिटमेंट में हमने जो एमिशन के कमिटमेंट किए हैं कि 2005 का जो कमिटमेंट यानी जो एमिशन थे कार्बन एमिशन, उसको हम विल रिड्यूस इट अप टू 33 to 35%, ये हमारा कमिटमेंट था। लेकिन बाद में इसको हमने अचीव कर लिया ये बाय 2030 तक था, लेकिन हमने इसको अचीव कर लिया, लक्ष्य के पहले पूरा कर लिया है। तो हमने अपना महत्वाकांक्षी टारगेट अपने आप तय करके बताया कि हम इसको 45% पे ले जाएंगे बाय 2030। तो कार्बन एमिशन हम कम करेंगे। जब कार्बन एमिशन कम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम करने का वो हम प्राप्त करेंगे। फिर भी इस इतने बड़े विषय को लेकर के टेक्निकल इश्यू होने के नाते से निश्चित रूप से हम बैठ करके चाय पियेंगे और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट प्लीज, मैं बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी कभी भी प्रश्नकाल में ये नहीं कि चाय पी के जवाब देंगे। जो जवाब आपने दे दिया वो ठीक है, चाय पी के जवाब नहीं। मैंने बोल दिया ना। प्लीज, श्रीमती डी पूर्णेश्वर देवी। नहीं ऑन किया। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। Sir, organizations that issue carbon emissions must also report the carbon emissions that they have reduced. Organizations that issue the carbon credits should also report the carbon emissions that they have reduced. Otherwise, there is absolutely no legitimacy. We have companies who, to offset their carbon emissions, invest in projects that reduce their greenhouse gas emissions. So my question to the Honourable Minister would be, is there a tracking system on whether such companies are really reducing their own carbon emissions before they invest in projects which are already reducing their carbon emissions? I think it also connects to what the question that has already been raised earlier. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, कार्बन एमिशन के कुछ टारगेट्स तय किए जाते हैं, कुछ उनको टारगेट दिए जाते हैं इंडस्ट्री को, हर सेक्टर को। उसी में से उनका एक कंपटीशन खड़ा होता है कि कार्बन एमिशन कौन अपने टारगेट्स को पूरा करता है, कौन से बेटर अचीव करता है। जो बेटर अचीव करता है उसी को कार्बन सर्टिफिकेट्स जो इशू होते हैं ताकि मार्केट के अंदर फ्री मार्केट में बेच सकता है। तो जो बेचने की और खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी तो निश्चित रूप से उसकी मेजरमेंट अपने आप होगी, क्योंकि स्टिल हमारा इंडियन कार्बन मार्केट इट इज येट अंडर वे। 2026 तक
ये कार्बन इंडियन कार्बन मार्केट जब सामने आएगी तो उसी में से एक मूल्यांकन होगा कि किस इंडस्ट्री के सेक्टर ने अपना टारगेट पूरा किया, किसने पूरा नहीं किया है। जो भी पूरा करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो उनको खरीदने पड़ेंगे सर्टिफिकेट, जो पूरा कर पाएंगे बल्कि बेटर कर पाएंगे दे आर टू सेल देयर सर्टिफिकेट, उसमें से चीजें अपने आप तय होंगी। और ये भी बताओ कि दुनिया में भारत देश ही ऐसा है जिसने उसके जो लक्ष्यों को समय पूरा करेंगे और साथ में हमारी जो लाइबिलिटीज थी उससे ज्यादा हमने कार्बन उत्सर्जन कम किया है। ये दुनिया में संसद से मैसेज जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 के सुरेश। रिप्लाई कर रही है के सुरेश मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी। के सुरेश। मूलतः ये सवाल क्लाइमेट चेंज से संबंधित था जो माननीय मंत्री जी। The answer has been placed on the table of the House. अमरा राम जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि खाड़ी देशों में लाखों हमारे भारतवासी वहां रोजगार के लिए और व्यापार के लिए जाते हैं, जहां डोमेस्टिक तो 0.2% 3 महीने में हुई है और खाड़ी में 2% मतलब 3 महीने में 60 फ्लाइट हुई है। तो कितने समय पहले आपने एयरलाइंस ने उनको इंटीमेट किया है, कितने यात्री इससे प्रभावित हुए हैं और कितने को नुकसान हुआ है, ये मंत्री महोदय बताएं। जब एक इंडियन एयरलाइंस की हालत है तो कितने एयरलाइंस हैं उनमें कितना माननीय मंत्री जी हुई है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। माननीय सदस्य जब एक बार पूछ ले तो माननीय मंत्री जी। सर ये क्वेश्चन वैसे एयर इंडिया के हिसाब से पूछा गया था तो उसका इंफॉर्मेशन हमने दिया था सर। वैसे जो कैंसिलेशन और डिले की जब बात आती है तो अप्रैल और जून के बीच में, बिटवीन अप्रैल एंड जून ऑफ दिस ईयर, ओवरऑल सर ये क्योंकि ये विषय केरला के संबंधित था तो उसी का इंफॉर्मेशन अभी रखा है। बाकी दूसरे पूरे देश का हो तो आप जरूर आपको बताएंगे, बाद में उसका भी वो सर्कुलर लेंगे। पर इसके हिसाब से सर अप्रैल में कैंसिलेशंस कुल मिलाकर 14 हुआ है सर अप्रैल में, मई में 132 हुआ है और जून में 18। तो पूरे मिलाकर तीनों महीनों में 164 कैंसिलेशंस हुए। श्री केसी वेणुगोपाल। The delay of the flights is especially Air India and other flights also become the order of the day nowadays. Being a member of Parliament of Kerala, so many people are living in Middle East who are suffering through these delays. Sometimes the flight has been cancelled without any information. Then there is no cancellation charges also not giving to the customer. Once it is cancelled, his amount is also gone. Whether the government is studied these things and whether the government is forming to set up a system to monitor all these cancellations and what action the government is going to take. And one more thing, sir. The fees also. This our Kerala government themselves already given a memorandum to yourself. Entire MP has given memorandum so many times that the hike fare of the Gulf sector, the fare is very exorbitantly high. There is no justification. All over India, same pattern is there, exorbitant high. Whether any mechanic. Okay. Okay. Sir, Air India, the honourable member who has raised, senior member who has raised regarding the cancellations, and we acknowledge the fact that there has been one issue with the Air India Express, not Air India, sir, Air India Express, especially in the month of June. On May 7th of this year, sir, there are a lot of the crew with Air India Express, because it was merging with Air Asia. There was some internal issues that have cropped up, and there was a mass strike that has happened. Because of the strike, which is why there were a lot of cancellations that have happened also, and this we have seen in the month of May. And in fact, the earlier answer that I have given, the number of cancellations, there was a huge spike in May because of this issue. And once this issue started, it was a ministry which got involved, the DGCA,
facilitated a lot of discussions between the airlines, the crew members and everything. It was sorted, sir. But because of the gap that which for the 3 days when the cancellations, when the crew was not functioning, there was another software glitch also which happened. Because of this software glitch, the crew member data which was supposed to be with the airlines, there was some problem with that, and then manually they were trying to enter. And so for everything to get back to normalcy, there was some time. But right now we are ensuring that there are no cancellations or no delays happening in the flight system. And like you have mentioned, sir, there are civil aviation requirements also. There are already regulations and guidelines which are in place, which will ensure that whenever there is a delay happening or a cancellation happening, and if the airline is not following the regulations that are being set up by the ministry, then the ministry gets involved, and it is ensuring that they get the refund or reaccommodation or readjustment done in other flights. And I'd like to take an example also. Recently, when Air India was not, when observed, we investigated and we observed that Air India was not following a certain guideline. We have penalized them for 10 lakh rupees. And this Air India Express incident also, this strike incident which has happened, DGCA is going into depth. It is investigating the issue. If there seems to be any non-compliance from the airlines, then definitely we are going to penalize them and ensure that the passenger is the top priority. Shri Praveen Patel. प्रवीण पटेल, आपने हमें प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से प्रयागराज एयरपोर्ट से संबंधित है। पिछले कुंभ में लगभग 22 करोड़ लोग कुंभ में आए थे और बड़ी संख्या में, रिकॉर्ड संख्या में लोग एयरपोर्ट के माध्यम से आए थे। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, चूंकि आगामी कुंभ होने वाला है और इस बार प्रस्तावित लगभग 40 करोड़ लोग आने की संभावना है, एयरपोर्ट पर काफ़ी दबाव रहेगा, तो क्या नाइट लैंडिंग की वहां पर सुविधा प्रदान की जाएगी और कुंभ के दौरान क्या इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा दी जा सकती है? यही आपसे प्रश्न। माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, the question is not directly related to the question that is on the list today. So I will give the member the relevant information afterwards. 43, क्वेश्चन नंबर 43। अब एक बार नए आप सभी हैं, लेकिन 3 महीने में सारे डिपार्टमेंटों का अध्ययन कर लें। अगली बार पूरा जवाब परफेक्टली ये संसद के सत्र के अंदर। ऐसा है सर, एक एयरपोर्ट की क्वेश्चन लिस्ट होता है और 157 एयरपोर्ट है सर। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से जो 74 एयरपोर्ट्स थे अब 157 हो गए सर पिछले 10 साल में। तो अब तैयारी करने के लिए 157 का करना पड़ रहा है सर अभी। क्वेश्चन नंबर 43 बालाशोरी सर। क्वेश्चन नंबर 43 has been placed on the table of the house. माननीय सदस्य। Sir, first I congratulate Sri Ram Mohan Naidu Garu for becoming a civil aviation minister. He is the youngest minister in the cabinet and I wish him all the success. Sir, this airport, Vijayawada Airport, comes under my parliamentary constituency. As the chairman of Airport Advisory Committee, I have visited and reviewed the ongoing development works at the airport many occasions. These works were started 2019 and they were supposed to be completed by 2022. But till today, there is no major usable progress. Sir, what is the reason behind the delay? And since Honorable Minister is from my state, he understands the importance of this airport. It is our capital city's airport, that is Amravati, which is the new capital of AP. Okay, Manimati. Therefore, supplementary this airport is important for us. Sir, my question is, what is the new deadline for completion of this project? And how does this minister make sure that this time all the proposed works will be completed before the set deadlines? Speaker, sir, I totally agree with what the Honourable Member of Parliament has raised here, that this was work which was started in March 2020, June 2020, sir, and the overall estimated cost of the project was 611 crores.
And there has been subsequent delay, which was observed because of the COVID that has happened, and also because, like the member has mentioned, I also come from the state, sir. It is the capital airport that we have. But for the last few years, there have been other external factors also in the state which has hampered the progress of this, especially due to the availability of sand and other materials in the state, sir. But right now, we are ensuring that it is going to be completed on time. I've taken it up as a top priority, and the new deadline that we have fixed is June 2025, sir, for this project. Supplementary पूछना है? Yes, sir. जी, short में. Sir, at the outset, let me also thank Honorable Minister as soon as he took the charge. He introduced 2 flights, Vijayawada to Mumbai. Earlier, there was no flight to Mumbai. This was a long pending demand. Sir. And to Delhi. Vijayawada, Delhi. Sir, and we are requesting, we need a flights from Vijayawada to Calcutta, Vijayawada to Varanasi, and additional flight to Delhi to Visakhapatnam and Tirupati also. And there is a demand for the flights to Sri Lanka, Thailand and Singapore also. Okay. So I would like to know from the minister whether these sectors are also in the consideration of the ministry level. This will open up a whole new... माननीय मंत्री जी, सर, ये बहुत अच्छा संकेत है इस देश के लिए कि सभी देश की जनता का और जनता के माध्यम से माननीय सदस्यों की आकांक्षा जगने लगी है कि मेरे यहाँ भी एयरपोर्ट बन जाएगा. ये अच्छे संकेत है देश के लिए. सर, very much, sir. And like I've just mentioned, the infrastructure around airports has increased so much, and the last 10 years, a huge push has been given for Civil Aviation Ministry. And right now, the way members are raising up their demands and asking for new airports or connectivity, it was almost, if you go back 10 years or 20 years back, it used to be the demand with railways, sir. तब railways से पूछते थे कि train चाहिए या फिर stop चाहिए. अब वो हालत airways में आ गया है, sir. तो airways is the new railways of the country, and I'm very proud about it. And especially regarding the connectivity, नहीं उसी के बारे में बोल रहा हूँ. आप उनका जवाब मत दो. दादा उसी के बारे में बोल रहा हूँ. Sir, but the honorable member has mentioned about the connectivity, but let me make it clear from the ministry, sir, we don't have any direct jurisdiction which where we interfere with the connectivity of the airlines. It is entirely a demand-driven process, market-driven process, and the airlines decide which connectivity. We offer the infrastructure. अगर airlines बोलता है कि यहाँ से ये मैं वहाँ तक चलाना चाहता हूँ, तो we ensure that there is airport connectivity on both the places. But what we do, sir, because there has been a big demand from all the members कि हमें यहाँ से ये connectivity चाहिए, we are just forwarding the request to the airlines and asking them to favorably consider according to the demand of that airport, sir. कल्याण बनर्जी जी, सुदीप बंदोपाध्याय जी. कल्याण जी, आपका सुदीप दादा ने छीन लिया. नहीं, सुदीप दादा, he is my leader. He is my leader. Of course, he is my leader. His preference is past. He is my leader. I am happy to see this young minister, whose father was one of my best friends in 12th and माननीय मंत्री जी सक्रिय हैं बहुत ज्यादा. His father, Yarana Naidu, was my very dear friend. Balu was there. That was long regime back, 12th and 13th Lok Sabha. He knows it well. So my question is, Calcutta is always, or Bengal is always neglected from all corners. Why second international airport in Calcutta is not taking shape? Proposal has been taken up. Monetary allotment has been done. Space has been proposed by the state government. But why not government is initiating the proposal? One reply is being given by the government that the distance of the second airport from Calcutta has some long distance. But if the government agrees, if the people of Bengal agree, if land is available, why not this second airport international is being initiated immediately, which is the desire and expectation of the people of Calcutta and Bengal for a long time? Will the minister reply in a positive form? Thank you, sir. And I'd like to thank the honorable senior member also who has given his blessings. And especially regarding Calcutta, sir, the need is there, and definitely if the land is available and the state also supports
for the construction and other the connectivity between the two airports, the two locations that is there. And definitely we are going to take it up positively, sir. And I would request him that we'll definitely meet up after the session also. We can have a special meeting regarding the Kolkata airport, sir, and the development of the new terminal. माननीय सदस्यगणों, सबकी बहुत मांग है इस विषय पे, बहुत सारे माननीय सदस्यों के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आए हैं। इस बार अगर समय बचा तो इस बार, नहीं तो अगली बार कॉल अटेंशन में लेकर इस पर सभी माननीय सदस्यों को बोलने का समय देंगे, ताकि डिटेल चर्चा हो जाए जो कुछ भी परिवर्तन हुए। शॉर्ट में पप्पू यादव जी, शॉर्ट में पूछना, एक लाइन में। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार पूर्णिया एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट का जिक्र कर चुके हैं कि वो खुल गया, हो गया। अभी तक पूर्णिया लैंड जो बिहार सरकार के द्वारा अधिग्रहण होना था, जिसमें 15 एकड़ लैंड अभी तक अधिग्रहण नहीं है। मैं आपसे मिल करके भी पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत करने का मैंने आग्रह किया है। माननीय मंत्री जी, क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहाँ विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछा। पप्पू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सर, माननीय सांसद जी हमसे मिल चुके हैं सर इसके, और हमारे अधिकारियों से भी उन्होंने जानकारी ली है, और जो भी थोड़ा जमीन का जो इशू था वो भी अभी सेटल होने वाला है सर। तुरंत दीपेंद्र हुड्डा जी उसमें प्रारंभ करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा, संबित पात्रा जी, शॉर्ट में। धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विषय में 2021 में इस एयरपोर्ट के विषय में there was a need which arose for the international airport in Puri, and in the year 2023 the grant for the site clearance was forwarded by the Ministry of Civil Aviation. I just want to know what is the progress in this field, because the airport is to be built in Brahmagiri Tehsil, very close to the Jagannath temple, and because of the relevance of Jagannath temple and Puri being a tourist destination, this airport is of prime importance. So I would like to know through the Honorable Speaker as to how we have progressed in this field. Thank you. Sir, Puri. Yes. Okay. Sir, पूरी जो भगवान जगन्नाथ जी का क्षेत्र वाला एयरपोर्ट है, उसके संबंध में सर, ये जो एयरपोर्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है सर। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जब बनता है, सबसे पहले स्टेट हमें लिखता है कि यहाँ ये जमीन हम तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बने। और उसी तरह जब हमें प्रपोजल मिला मिनिस्ट्री को कि राज्य वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाना चाहता है, तो हमने उसका इनसाइट क्लियरेंस हमने दे दिया है सर। और जनरल प्रोसीजर ये रहता है, आफ्टर साइट क्लियरेंस इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए फिर से वो राज्य डीपीआर बनाकर, और उसका वो जो भी लैंड का हो, पावर का हो, वाटर का, वो सब तैयार कर वो फिर वापस हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए रखता है सर। पर अभी तक हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए स्टेट से कोई कुछ वो आया नहीं सर। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट इज अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बीइंग मेड ऑन पीपीपी मोड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट द एयरपोर्ट। हम साइट क्लियरेंस देते हैं सर, वो दे दिया है, और अगर राज्य हमें लिखता है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए, तो हम जरूर उसके ऊपर कार्रवाई करके वो देंगे सर। पर अभी तक आया नहीं सर अप्रूवल। क्वेश्चन नंबर 44, श्री शफी परिमल। हाँ बोलो, आप तो चालू जाएगा माइक, आप चिंता मत करो, आप बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो आप। 44 सर, क्वेश्चन नंबर 44 इट्स ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। Sir, you are an young minister. I know your answers will not be templates or copy paste. Sir, I know you will be having an intent to do something for our NRI communities. Sir, they are treated like people deported from the country by the airlines. At times, the airline prices will be 5,000 or 6,000. For the same distance during the vacation, during the season, when they come to meet their family, they are being charged 50,000, 60,000, sir, even to 85,000 for economic class.
Sir, how can a 4-member family afford this? How can they come back? Sir, people at the time of their parents' death, they can't even come for their funeral, sir. It's a sad state of condition for our NRI party, sir. Something must happen. We must involve in, sir. They are not orphans. We have a government to question the airline companies, treating them very bad. So I kindly request you involve in this to take some actions regarding this. The honourable member has raised a very important question, sir, and of course I sympathize with the issues that he has flagged. And regarding the rules that we have within the ministry, sir, this is a market-driven approach that the airlines use for deciding the airfares. In fact, after I took charge as the Minister for Civil Aviation, my immediate commitment to the people of this country was I want to make the air prices affordable. I didn't know what was going through it. I was not aware of the rules. But I gave a commitment to the people that we are going to make it affordable, sir. And from my ministry, I am ensuring that whatever process can be involved in trying to ensure that happens, sir, we are trying to do. Now, right now, the rules are totally against doing that, sir. We don't have anything that at one point of time, when the DGCA wanted to do something also, the courts also got involved, sir. It is a very, very tricky process. And even when deciding the air prices, there are a lot of factors, lot of parameters that come into play, and especially one situation that the whole country needs to be aware of. There are 800 odd planes in the country, and because of engine issues, sir, almost 120 planes are grounded right now. They are not able to fly because of the lack of aircraft that we have in our fleet. There is a lot of additional burden on the existing aircrafts also, which is also driving up the prices, sir. And right now, and the happy thing that the country should know is that we have 1,200 aircrafts on order, which is the highest in the world, sir. The country with the highest aircraft orders is India, and we are ensuring that they come on time, they be delivered on time, when we are ensuring from the ministry whatever best we can do in this. And additionally, sir, if there are already, like I said, civil aviation requirements, already rules in place which protects the passenger. If the airlines is trying to manipulate any situation, if they are not trying to give them prior information, if they are not trying to give them a refund, there are rules already in place. If the honourable member has any specific case that has happened, we are very much willing to support the case and fight on behalf of the passenger and ensure that his right is protected, sir. Customer is always the king. That is our priority in the ministry, sir. Thank you. Sayoni Ghosh. Second supplement. Thank you very much. Thank you. Supplement. Second supplement. हाँ बोलिए, माइक चालू हो जाता है. Sir, you talk about specific cases. Sir, this extreme exploitation has become a new normal for them. Sir, 1,10,000 crore is the remittance from NRI people a state like us receive. Sir, what we give them back? Sir, why can't we constitute a high-level committee to check into this, to hear out our people, to know the social and economic consequences, to enact a new law, to stop this exploitation? Why can't we formulate a high-level committee, sir? It is a suggestion being given by the honourable member, sir. We'll definitely look into it. Sayoni Ghosh. Thank you, Honourable Speaker, sir, and congratulations to our Minister, sir. Sir, there has been a rampant increase of elderly passengers and senior citizens travelling by airline due to various causes like physical convenience and saving time. So is there any senior citizen discount or concession available right now? If so, then details thereof. And if not, then will the Minister take into consideration any sort of concession or discount for senior citizens or measures for ease of commutation and easier access? I would like to comment on behalf of the ministry, sir. Sir, definitely whatever best we can do for the differently abled community or the senior citizens of this country, we are going to do, sir. And I don't specifically have what is being done on that side, but I'll pass on the information to the honourable member, sir. Sri Dayanidhi Maran. Thank you, sir. Thank you, Honourable Speaker, sir. Sir, we have a young dynamic minister. हम तो आपको मौका देते हैं, लेकिन हम तो आपको मौका देते हैं, लेकिन बैठे-बैठे वोट टिप्पणी करते हो आप. I apologize, sir. Sir, I'd like to congratulate a young and dynamic minister. We wish you very best for the part of DMK party. We really welcome you. Your father was a good friend of DMK. Sir,
I have the habit of booking my ticket for Delhi online through Vistara Airlines, which belongs to Tata's, and the software is handled by Tata TCS. So this is seen, every time I seen, when I book a ticket, it's around 33,000 rupees, sir, one-way ticket from Chennai to Delhi. When I go to make the payment, an error message comes. The moment the error message comes, the price goes to 93,000 rupees or 78,000 rupees. What? Yes, sir. This has been happening because probably Tata TCS is using is supremacy in this software, and because we have so everyone's got a Miles account, so we are logged in. So this is happening very frequently, even from Delhi to Chennai or Chennai. So this doesn't come under the DGCA rules, because DGCA is only in charge when the airline cancels a flight or reschedules a flight. But this is happening in the software. Sir, there's a conspiracy happening. And would like you to do an inquiry, thorough inquiry, because Tata now is the monopoly in the business segment. So this money is paid by the government of India. The ticket fare. माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर विषय उठाया है और ये बहुत गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कई माननीय सदस्यों ने शिकायत की क्योंकि इसका पैसा पार्लियामेंट से जाता है, इसलिए मैं चिंता है। Definitely, sir. We'll get the matter investigated, and also our senior member has mentioned, DGCA looks after the rights of the passengers and it dwells into that, and also there is DGCA traffic monitoring, tariff monitoring unit also, which looks after this specific issue that you have said. So we are going to investigate that. We are going to ensure that this kind of incidents doesn't happen in the future, sir. Thank you. Question number 45, श्रीमती कमलजीत सरावत। माननीय मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 45 का क से घ जो उत्तर है वो विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर, जो टेबल पर आंसर किया गया है मैंने उसको पूरा ध्यान से पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मिनिस्ट्री का। एमएसएमई में बहुत इम्पोर्टेंट रोल था देश की महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने के लिए, और इस टेबल पर जो आंसर रिप्लाई किया गया है तो 2021 तक ये संख्या 4,88,000 थी, लेकिन मिनिस्ट्री ने उद्यम नाम से जो योजना लेकर आए 1 जुलाई 2020 को, वो बहुत ही अच्छी थी, पेपरलेस थी, ऑनलाइन थी, सेल्फ डिक्लेरेशन पे थी, और उसकी वजह से ये जो आंसर मुझे मिला है इसमें जो संख्या है महिलाओं की वो 4,88,000 से बढ़कर 1,84,00,000 हुई है सर। तो सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उद्यम को और सपोर्ट करने के लिए वो उद्यम असिस्टेंट प्लेटफॉर्म 11 जनवरी 2023 को लेकर आए हैं, जिससे कि महिलाओं को यहाँ पर रजिस्टर करने में खासकर बहुत सुविधा हो रही है। सर, मेरा क्वेश्चन है सर से कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो विमेन्स यहाँ पर एमएसएमई में काम कर रही हैं उनका सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन क्या है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट है कि भारत सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, महिलाओं, वीकर सेक्शन, अनुसूचित जाति, जब कहने का मतलब जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके प्रति विशेष ध्यान दे रही है। उसी में महिलाओं के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है, हम प्रश्नकर्ता माननीय महिलाओं के प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसके बहाने आज माननीय संसद को बताया जा सकता है कि हम महिलाओं के उत्थान में खास करके जो एमएसएमई हमारा विभाग है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी है। जहाँ तक रही कि अलग अलग क्या है इनका फ्रैक्शन, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये दिया है कि इसमें 2 सेक्शन टाइप के होते हैं। एक होते हैं उद्यम और दूसरा होता है जो उद्यम से अलावे जिनमें साधारण रूप में जो भी हैं जिनके पास वो शर्तें नहीं पूरा कर सकती हैं उसको भी। तो उसके लिए महोदय देखिए, उद्यम में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए अलग अलग है। तो माइक्रो में उन्होंने
26,921 दिया है और उसी प्रकार से स्मॉल में 7,011 दिया है और उसी प्रकार से यूएपी में भी 19,900 दिया है। कहने का मतलब अलग अलग दोनों में किया गया है। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है वो उद्यम में 21.35% उनका इन्वॉल्वमेंट है और यूएपी में 63.11 उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हम महिलाओं को इस एरिया में आगे बढ़ाने की काम करते हैं और बाकी माननीय सांसद जो सूचना मांगे हैं विशेष और तो उसको हम इनको भिजवा देंगे। माननीय सदस्य। धन्यवाद मंत्री महोदय जी। महिलाओं के बिना देश की तरक्की नहीं हो सकती। आधी आबादी कितनी इम्पोर्टेंट है ये प्रधानमंत्री जी अपने हर कार्य में प्रदर्शित करते हैं और ये जो नंबर बड़ा है तो मैं उनका और मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है सर, हम यहाँ पर जो सभी साथी बैठे हैं उनके पास अर्बन और रूरल दोनों तरह के सेक्टर हैं। अगर हमें ये नंबर पता चल जाए कि अर्बन और रूरल में कितना नंबर रजिस्टर हुआ है तो यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने में आसानी हो गई। तो मेरा मंत्री जी से सवाल है कि वो एमएसएमई में रूरल और अर्बन पार्ट में कितनी महिलाएं, कितनी परसेंटेज में महिलाएं रजिस्टर हैं, ये हमें बताएंगे तो ये हमारे लिए आगे काम करने में, उनको प्रोत्साहित करने में आसानी होगी। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, वो तो मैंने बता दिया इनको कि टोटल एमएसएमई रजिस्टर्ड में जो इम्प्लॉयड हुए हैं और उसका रिपोर्ट है उसके तहत जो 24/7/2024 से ही उसको हम लोग इम्प्लीमेंट किया और यहाँ तक के ही किया गया है। उसमें नंबर भी मेरे पास है, वो उनको भिजवा देंगे। लेकिन जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है मैंने कह दिया कि टोटल परसेंटेज 38.80 है सबका। लेकिन जहाँ तक वुमेन का सवाल है तो वुमेन में दो भाग है। एक है उद्यम का, तो उद्यम में 21.3% है और एक है यूएपी जो उद्यम में क्वालिफाइड नहीं करते हैं, जिसे पैन की जरूरत है या जीएसटी की बात होती है। तो बहुत छोटे छोटे लोग जैसे दर्जी का काम करते हैं और कोई छोटा छोटा काम करते हैं, उनके पास ये नहीं होता है। उनकी सुविधा के लिए भी हम लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उनकी संख्या ये 38.80 जो होल है, एज ए होल है, उसका 63.11 है। तो हम महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है इससे पता चलता है महोदय। बहुत अच्छा। श्रीमती अपराजिता सारंगी। The powerhouse of Indian economy. Reportedly, they account for about 11 crore jobs in the country and contribute 29% of the country's GDP. They not only fuel economic growth, but also serve as vital catalysts for inclusive development across various sectors. Sir, PM Modi's government talks of women-led development. I would like to know from Honorable Minister as to how many registered MSMEs are there in Odisha and in Bhubaneswar parliamentary segment, and what are the steps, concrete steps, initiatives of central government being taken to ensure women participation in the MSME sector. Thank you. महोदय, हम अपने जवाब में बतलाने का काम किया है। जिसे पूछा गया है प्रश्न, तो उस प्रश्न के जवाब में ही हमने कहा है कि जहाँ तक महिलाओं का स्वामित्व वाले एमएसएमई का संख्या का सवाल है, समस्त भारत में 1,84,57,000 समथिंग है। उसमें हिमाचल प्रदेश में 83,834 है। जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है वो 6,96,559 है। और प्रश्न में भी पूछा गया था, एक मयूरभंज के बारे में पूछा गया था, तो मयूरभंज का भी मेरे पास है जो बता दिया है कि 35,935 है। तो इसलिए फ्रैक्शन तो बता दिया गया है महोदय। श्री अनिल देसाई जी। Speaker sir, Minister has given a very elaborate answer. I wanted to ask a supplementary regarding the actual functioning of this entire process in UAP and Udyam.
There was an amendment which was taken place in 2018 regarding public procurement policy, which was amended and mandating the central government and the departments and the undertakings to go for the procurement from the women entrepreneurs to the extent of 3%. Now, when there are instances like cottage industries who go for procurement within the limits prescribed, but when the small-time enterprises run by the women enterprises, when they supply it, the bills are not being paid in time because of the paucity of funds with the undertakings itself. What I would like to ask through you, sir, to the Honorable Minister, what measures are being taken, because they do not have, even small-timers, they do not have any alternative but to go for closure of their unit. What measures are being taken by the government to see that this anomaly is taken off and it runs seamlessly? Thank you. अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आपको भी जानकारी और सदन को जानकारी देना चाहते हैं कि मंत्रालय, विभागों और उपक्रमों में जिस प्रकार से महिलाओं को, खासकर जो उद्यमी हैं, उनको इतना रियायत दी गई है कि जो सामान अन्य लोग खरीदते हैं उसमें 3% सामान महिलाओं के द्वारा जो प्रोडक्ट है उसको अवश्य खरीदें, ये बड़ी सुविधा दी गई है। और इसमें 300 करोड़ रुपया का कारोबार हमारी महिलाओं ने किया है और जो 19,000 महिलाएं उसमें लगी हैं और इससे हमारे उद्यमियों को फायदा हुआ है। और चूंकि इसका शुरुआत 1/7/2020 से ही है, इस चीज को देखते हुए जो हम अभी आंकड़ा दिया ये बहुत पर्याप्त है। हालांकि इसको और आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि महिलाओं को कम से कम 50% हम लोग उद्यमियों में उनको लाभ दे सकें। क्वेश्चन नंबर 46, डग्गू मल्ला प्रसाद राव। माननीय सदस्य Honorable Speaker, thank you very much for giving this opportunity. The main question is, will the Minister of Jal Shakti be pleased to state the details of the number of functional household tap connections provided under the Jal Jeevan Mission during the last 5 years in each district of Andhra Pradesh year-wise? B, the percentage of rural households in Andhra Pradesh that have received FHTCs under JAM compared to the total number of rural households in the state. C, whether any audit has been conducted to measure the impact of JJM on reducing the distance to water sources for rural households in Andhra Pradesh, and if so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. And I thank ये सब विवरण तो दे दिया ना आपको मंत्री। I thank Minister for giving the extensive answer for that, and now I go forward with supplementary question. तो अभी क्या पूछ रहे थे आप? Yeah, under the Jal Jeevan Mission, Andhra Pradesh is the 6th lowest state in terms of households with tap water supply, which is less than the national average of 77%, sir. Therefore, I would like to ask the Honorable Minister whether the state government has contributed its share of funds under the Jal Jeevan Mission from the last 5 years. Has the state government submitted utilization certificates under the scheme for the last 5 years? Has the central government observed any discrepancies or fund diversions by the state government of Andhra Pradesh under the Jal Jeevan Mission over the last 5 years? Thank you. Okay. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, JJM की स्कीम जब शुरू हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने शुरू किया, उस टाइम आंध्र में 32% कनेक्शन लगे हुए थे और पिछले 5 सालों में करीब दूसरे 40% यानी 72 या 3% तक ये काम आंध्र प्रदेश में हो चुका है। आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश की सरकार और केंद्रीय सरकार की ओर से उसको जो फंड मिलता है
और जो टेक्निकल सहायता मिलती है उसके आधार पर 100% काम करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? Supplementary to Honorable Speaker, I would like to ask the Honorable Minister, what are the major challenges faced by the government in achieving 100% functional household tap connections in Andhra Pradesh under the Jal Jeevan Mission? What measures are being taken to overcome these challenges, especially in the remote districts? Thank you. पूरे देश में करीब 11 जिले और 8 यूटी प्रदेश के अंदर 100% काम हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में और कई राज्य 100% की ओर बढ़ रहे हैं। आंध्र भी 73% के साथ चल रहा है और उनका बाकी जो टेंडरिंग की प्रक्रिया भी हो गई है और काम उनका चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 100% में ये क्लब में ये भी जुड़ जाएगा। आंध्र प्रदेश का भी काम हो जाएगा, सबको गांव-गांव तक पानी उसको मिल जाएगा। श्री तारिक अनवर। वैसे ये मूल रूप से ये प्रश्न तो आंध्रा से जुड़ा हुआ है, लेकिन जल जीवन मिशन ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मैं मंत्री जी का ध्यान बिहार की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि और ये जानना चाहता हूँ मंत्री जी से कि बिहार में भूजल में गंदे आर्सेनिक की अधिकता की वजह से जो बड़े पैमाने पर कैंसर की बीमारी फैल रही है, उसको देखते हुए बिहार के अंदर ये जल जीवन मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है और कैसे उसको प्रभावशाली ढंग से वहाँ चलाने की कोशिश हो रही है। बिहार में जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान में नल कनेक्शन वाले कितने घरों को अभी तक पानी मिला है, और ख़ासतौर पर मैं अपने क्षेत्र सीमांचल जो बिहार का एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है और उसमें भी हमारा जो क्षेत्र है कटिहार, वहाँ जो हम लोग अपने भ्रमण के दौरान देखते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली ढंग से नहीं चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार में इस कार्यक्रम को मजबूती से चलाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि जिसने जेजेएम के लिए कोई पैसा केंद्र सरकार से मांगा नहीं है और उन्होंने अपने नाम से अपने अलग तरीके से ये नल से जल देना का काम वहाँ पर किया गया है। वहाँ पर जो पानी में कुछ उन्होंने कहा कि कुछ अलग अलग प्रकार के द्रव्य आते हैं, उसके वजह से जो प्रॉब्लम है हम जरूर वहाँ के सरकार के ध्यान में रखेंगे कि इसके ऊपर काम किया जाए। और अब जो हमारे पास उनका राज्य द्वारा भेजा हुआ रिपोर्ट है उसके अंदर करीब 100% ये काम नल से जल का काम बिहार में राज्य सरकार ने अपने बलबूते पर कर दिया है। लाओ श्री कृष्णा। Thank you, sir. There is a good progress that has been made with respect to Jal Jeevan Mission in the last 5 years, sir. From 3 crores to almost 11 crores new connections have been added in the country, and also in Andhra also from 30 lakhs to another 39 lakhs has been added in Andhra Pradesh also, sir. But the problems are, I'm coming from a constituency of Palnadu, where 350 crore rupees has been given under the Jal Jeevan Mission, sir. But problem that I have is, we are giving connections from the overhead tank to every household, sir. But I am coming from a location, from a constituency where even if you dig a borewell of 1200 feet also, there is no water that is coming up, sir. So you have a connection from overhead tank to the household, but there is no water in the overhead tank, sir. So the funds that have been allocated, the funds that have been spent are not being used properly, sir. So if you can guide us in such a way that the source can be found, wherein that water is actually can be given to the overhead tank, then it will be of any use, sir. Unless if we do that, there's a huge wastage of funds that's been happening, sir. So if you can guide us how it can be addressed, it will be of great help to us. Thank you very much. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत गंभीर भी है और कई जगह से कंप्लेंट भी आती है। ये जो राज्य सरकार का काम है, उनकी जवाबदारी भी है, उसका सोर्स ढूंढना वो भी उनका काम है।
मगर कई जगह पर जो सरकार ने, राज्य सरकारों ने वहाँ पर जो बोर किए उस पर पानी नहीं पाया गया या कम पाया गया, उसकी वजह से मार्च अप्रैल तक में भी वहाँ पानी कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से नल होता है, जल नहीं होता है। हमने अलग अलग राज्य सरकारों के साथ अलग अलग मीटिंग करते हुए उनके ध्यान में बात रखी है। अभी जो नई टेक्निकल सिस्टम आई है उसके ऊपर वो जल कहाँ है, कितना है क्वांटिटी में, वो सब हम जान सकते हैं। उसके आधार पर वहीं पर बोर किया जाए, उसके आधार पर बोर होगा तो पानी भी मिलेगा। अगर एक गांव बड़ा है तो एक से ज़्यादा बोर किया जाए, इस प्रकार का भी हमने वहाँ उनको सजेशन किया हुआ है। क्योंकि मंत्रालय की ओर से उनको 2 बोर करे 3 बोर करे तो भी उनको पैसा मिलता है, मगर पानी की क्वांटिटी उनको तय करके गांव की जो अपेक्षा है, हर गांव में हम 55 लीटर पानी, शुद्ध पानी जो देने की योजना बनी है, तो उस तरह से उतना क्वांटिटी का पानी मिले, उस तरह से अगर प्लानिंग होगा तो जो मेंबर की जो उनकी अभी समस्या है वो समस्या हल हो जाएगी और उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त। मान्य सदस्यगण, मुझे कई मान्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री के राम मोहन नायडू। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 2 in the revised list of business today. Item number 3, Sripad Yasu Naik. Lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 3 of today's revised list of business. Item number 4, Sri Arjun Megwal. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर अपने सहयोगी सुश्री शोभा करंदाजे के नाम के आगे उल्लिखित कागजात को उनकी ओर से उनके अनुपस्थिति में सदन के पटल पर शोभा जी का नहीं, अर्जुन मेघवाल जी का ओरिजिनल उनका था। आइटम नंबर 5, श्री तोकन साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, श्री किरेन रिजिजू जी। Sir, I rise to move the following: that this House do agree with the first report of the Business Advisory Committee presented to the House on 24th July 2024. प्रश्न है कि सभा 24 जुलाई 2024 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति की पहले प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विषय में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आइटम नंबर 7, श्री अजय टमटा जी की अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित वक्तव्य को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, श्री मनोहर लाल जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि राजघाट समाधि अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा 1 के खंड घ के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, सरकार द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विपक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शून्यकाल। अविलंब लोकमत के प्रश्न। डॉक्टर शशि थरूर। Thank you very much, Mr. Speaker. I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Petroleum and Natural Gas
to the woeful situation of traditional fishermen in Kerala who are grappling with the debilitating shortage of kerosene. The limited quantity of kerosene available through the public distribution system has proven vastly detrimental to the operators of thousands of small country boats which do not have onboard motors, use kerosene as fuel. They are scarcely able to make ends meet, and the traditional fishermen are compelled to buy kerosene from black marketeers at extortionate prices. It's high time that the Union government took cognizance of the agony of these Indian citizens. Most of them are socially, economically disadvantaged, and the government should augment the quantity of subsidized kerosene made available through the PDS. Moreover, both the availability of kerosene and the volume of their daily catch are in doubt, sir, which make numerous fishermen cut short their working day to toil at odd jobs in the hope of earning at least some money. The lack of support from the Union government is worsening their misery. In fact, the allocation by the Union of PDS kerosene to Kerala has declined from fiscal year 2018-19 from 55,000 kilolitres to just 15,000 kilolitres last year, sir. Now, I know the Union government will say they want to encourage states to shift to cleaner and safer fuels like LPG, PNG and so on, which is why they're reducing PDS kerosene. Understood, sir? But coastal states like Kerala are already amongst India's foremost states in terms of LPG and green energy coverage. But the demand for kerosene is only to alleviate the agony of our traditional fishermen who rely on kerosene for fueling their fishing boats. If the Union government truly desires to facilitate a transition to more sustainable fuels, then it must subsidize an alternative. Perhaps provide other kinds of engines to our fisher people with a genuine subsidy. Otherwise, they should provide more kerosene, Mr. Speaker, sir. Thank you very much. Shri Isha Khan Chaudhary. Honorable Speaker, my erosion-prone constituency of Dakshin Malda in West Bengal consists of 5 blocks in Malda and 2 blocks in Murshidabad district. Since the construction of the Farakka Barrage in 1971, which is managed by the Water Resources Department, severe erosion has occurred in Malda and Murshidabad districts. The construction of the barrage has caused huge silting to develop and has caused the Ganges to change its course by 17 kilometers east towards Malda. More than 900 square kilometers of land has been eroded since then. This has meant that 5 of the 7 blocks in my constituency, Farakka and Sapsarganj of Murshidabad district and Manichak, Mothabari and Boishambar of Malda district are heavily impacted by erosion because over the years the Ganges is constantly changing its course. More than 1 lakh families or 700,000 people in this vast area have lost agricultural land and homes to the Ganges and are facing severe hardship. More than 35 primary schools, 10 numbers of secondary schools, innumerable temples, mosques, markets and government infrastructure has been destroyed by Ganga erosion. Speaker, sir, in the last 7 to 8 years alone, severe erosion has started again in the various parts along the river. About 5,000 families from my constituency are still living in temporary shelters and temporary colonies along the river and not on their own land. Furthermore, there is a grave concern that the part of the Ganges River in Manichak block of Dakshin Malda may soon merge with the Fulhar River channel of Ratwa, potentially wiping out large areas of Bhutni in Manichak and Bilamairi in Rotwa blocks. Speaker, sir, I offer a few suggestions to this issue. 1 minute, Speaker, sir. One minute. My suggestions: Ganga is a national river, so the central government and Farakka Barrage Authority, with the cooperation of the state government of West Bengal, should take back full responsibility for anti-erosion work along 120 kilometer stretch. This was the case during the UPA government. 80 kilometers upstream of Farakka Barrage and 80 kilometers south of Murshidabad Farakka Barrage were managed by the central government. The current erosion prevention methods are using sandbags are ineffective. Large-scale investment in the present budget using boulder pitching, procurement work, and new technologies such as geosynthetic tubes are required
to see their effectiveness. And finally, Speaker Sir, the rehabilitation and housing for thousands of families affected by erosion, including legal land rights for 5,000 families in rehabilitation colonies required. Thank you, Speaker Sir. माननीय सदस्यगण, आज लंच नहीं होगा, 1 बजे से सामान्य बजट पर चर्चा होगी। श्री जयंत कुमार राय, this opportunity, sir, मैं बोलूं? हाँ, बोलिए जयंत जी। सर, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, I rise to bring to your urgent attention the recurring flooding of the Tista River, severely affecting areas like Todgaon under Mal Block and Gajuldoba under Rajganj Block, apart from some other areas of Mekliganj and Moinaguri Block in my constituency. Sir, despite repeated flooding, the West Bengal government has failed to implement any permanent solutions, resulting in displacement of numerous people, significant agricultural losses due to siltation, and the tragic loss of human and animal lives. Sir, the persistent flooding suggests potential misuse of central fund by the state government, as temporary measures are implemented annually instead of addressing the root cause. Sir, I urge the central government to constitute a team to analyze the situation and propose permanent measures to mitigate flooding. Sir, immediate intervention is necessary to safeguard the livelihoods and homes of our citizens and prevent further loss of lives. Thank you, sir. श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर, राजीव रंजन, माननीय स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। प्रदेश में पंचायती राज होने के बावजूद यहाँ जिला पंचायत, पंचायत एवं नगर पालिका में अधिकार न होने की वजह से आज भी प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधा जैसी अच्छी सड़कें, स्वच्छ पीने का पानी, सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा एवं रोजगार से वंचित है। महोदय, भारत सरकार की सभी स्कीम्स प्रदेश की जनता को घर घर तक पहुँचे, साथ ही जनता को उनका हक और अधिकार मिले और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारे प्रदेश को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए पूर्ण असेंबली दी जाए। इस संदर्भ में 2014 महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने अध्यक्षता में और स्टैंडिंग कमेटी ने भी दोनों प्रदेश को पूर्ण विधानसभा देने की सिफारिश की थी। यह विषय मैंने 2021 एवं 2019 में तत्कालीन सांसद मोहन भाई डेलकर जी ने भी इस सदन में रखा। यह मुद्दा तीसरी बार आपके सामने रख रही हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी एवं भारत सरकार से नम्र निवेदन करती हूँ कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर इस विषय पर उचित कार्यवाही की जाए और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव पूर्ण असेंबली दी जाने की दिशा में कार्य शुरू करने की कृपा करें। महोदय, जब तक असेंबली का गठन न हो जाए तब तक सभी स्वराज संस्था को पूर्ण अधिकार दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दादरा नगर हवेली। अनूप संजय दोत्रे संबंधित है। I request crop loans to be treated at par with other cash credit loans. To get interest subvention benefit, farmers have to pay their entire loan amount by March 31 every year. This is unfair because farmers often have to sell their produce at lower prices to meet this deadline. In contrast to other industries, only need to maintain the sanctioned loan amount to renew their cash credit loans. They have to pay the full amount. मेरी विनंती है सर कि किसानों को
अपनी पूरी उपज अपना क्रॉप लोन रिन्यूअल के लिए जो प्राइस में मार्केट की प्राइस जब कम रहती है तब उनको बेचना पड़ता है। अगर किसानों को जो उनका लोन है वो कैश क्रेडिट, जो इंडस्ट्री में कैश क्रेडिट कैटेगरी में लोन आता है, उस कैटेगरी में अगर डाला जाए, उसको वही ट्रीटमेंट अगर मिले तो किसानों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी। जो एमएसपी में सरकार के काफ़ी पैसे जो 1,70,000 करोड़ एमएसपी में खर्चा होते हैं उसमें भी एक अच्छी राहत मिलेगी और किसानों को बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। एक क्रांतिकारी निर्णय हमारी मोदी सरकार लेंगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। जय हिंद। निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, संविधान खतरे में। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथाल परगना एरिया से, जब संथाल परगना बिहार से अलग हुआ, झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहां अभी पाकुड़ जिले में तारानगर, इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एंट्री पर रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।
जो मान्य सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं उसका नाम लिया होगा तो निकाल देंगे और कभी ले भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कोडा विशेंद्र रेड्डी। అధ్యక్ష ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఇది మా తాండూర్ బషీరాబాద్ సంబంధించిన రైల్వేలకు సంబంధించిన విషయము. ఇది ఒక ముఖ్యమైన విషయము. ఇది చాలా అర్జెంట్ విషయము. అధ్యక్ష, రైళ్లు అంటే మనకు ఒక ప్రయాణం చేసే విధానము, నాకు కూడా అదే. కానీ మా బషీరాబాద్ ప్రజలకు రైళ్లు అంటే ఒక విద్య, స్కూళ్ళకు పోతారు అధ్యక్ష. రైళ్లు అంటే ఉద్యోగం చేసేందుకు వికారాబాద్, తాండూర్ మరి హైదరాబాద్కు రైళ్లలో పోతారు. ఆపద వచ్చినా కూడా రైళ్ళు అంటే హాస్పిటల్, ఏమైనా ఆపద వచ్చినా హాస్పిటల్. అధ్యక్ష, తాండూర్ బషీరాబాద్ మధ్యలో కాగ్నా నది ఉన్నది. అయితే రోడ్డు మీద పోవాలంటే చుట్టూ తిరిగి పోవాలి, కానీ రైల్లో పోతే చక్కగా పోవచ్చు, అగ్వలో పోవచ్చు. అయితే అధ్యక్ష, అక్కడ తాండూర్ బషీరాబాద్కు రైళ్లు ఎన్నో వస్తాయి కానీ వచ్చిపోతాయి, ఆగాయి. అందుకే ఎన్నోసార్లు అడుగుతున్నాము మేము హూబ్లీ ఎక్స్ప్రెస్ 173 19 హూబ్లీ ఎక్స్ప్రెస్ అక్కడ ఆగాలని పోయేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు. అదే కాక ఇది 2 ఏళ్ల సది కాదు, 5 ఏళ్ల సది అడుగుతున్నాము. కానీ ఈ నడుమ 3 రోజుల కింద రాయలసీమ ఎక్స్ప్రెస్ ఏదైతే ఆగేద్దో అది 3 రోజుల బంద్ అయింది. నిజంగానే ఉన్నది లేదు, మళ్ళా ఇంతకుముందు అడిగింది కూడా రాలేదు. అధ్యక్ష, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయము. ఈ రైల్వే మంత్రి గారి దృష్టికి తేదలుచుకున్నాము. మా తాండూర్ ప్రజలు ఇది చేస్తే రైల్వే మంత్రులకు కృతజ్ఞంగా ఉంటారు. మా తాండూర్ బషీరాబాద్ ప్రజలు మరోసారి అవకాశం ఇచ్చేందుకు ధన్యవాదాలు. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय के अवगत करना चाहता हूं। अगरतला एमबीबी एयरपोर्ट जो कि त्रिपुरा का एकमात्र एयरपोर्ट है और वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। वहां नया टर्मिनल बिल्डिंग 4/1/2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1000 अंतर्राज्यीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्री संभालने की क्षमता है। 20 चेक इन काउंटर है। 3 मिलियन यात्री वार्षिक क्षमता है। अगरतला चिटागांग मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने 18.85 करोड़ रुपए राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दी गई है। वहाँ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और ग्राउंड लाइटिंग सुविधा भी मौजूद है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 4/1/2023 को एमबीबी हवाई अड्डा को सीमा शुल्क को चेक पोस्ट घोषित कर दिया है। मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय से इस संबंध में घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस विषय में तत्कालीन माननीय नागर विमान मंत्रालय को लिखा था, जिसके उत्तर में उन्होंने बताया कि इमिग्रेशन चेक पोस्ट का विषय गृह मंत्रालय के संबंधित है। माननीय नागर विमान मंत्री जी से अनुरोध है कि गृह मंत्रालय से बातचीत कर एमबीबी एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक पोस्ट अति शीघ्र शुरू करे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करे। और धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अवगत कराना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में एक भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित चिकित्सालय नहीं है। महोदय, फर्रुखाबाद जनपद में सैकड़ों की संख्या में भट्टे भी हैं, बीड़ी उद्योग का भी बड़ा काम होता है और साथ साथ में हमारे यहाँ तंबाकू का भी कई गोदामें हैं, कारखाने हैं और इसी के साथ साथ में कपड़ा की ब्लॉक पेंटिंग और जरदोजी का भी बड़े काम होते हैं, जिससे लगभग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे यहाँ श्रमिक काम करते हैं, परंतु उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक भी श्रमिक चिकित्सालय नहीं है। महोदय, आपके माध्यम से माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में एक श्रमिक चिकित्सालय ESIC अस्पताल की स्थापना कराने की कृपा करें,
जिससे कभी दुर्घटनाग्रस्त कोई श्रमिक हो जाता है या स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी होती है, जिससे वो अपना स्वास्थ्य करा के अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार के साथ पुष्पेंद्र सरोज अपना योगदान कर सके। पुष्पेंद्र सरोज। सभापति, धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं कौशाम्बी से आता हूं और मैं सबसे पहले उन लोगों की आवाज़ रखना चाहता हूं जिनकी आवाज़ इस सदन में थोड़ी कम उठाई जाती है, हमारे इंडियन फोक आर्ट फेडरेशन लोगों की, हमारे कल्चरल लोगों की। सर, प्रयागराज में NCZCC ऑडिटोरियम है, वो बहुत समय से रेनोवेट हो रहा है। उनकी 3 प्राथमिकताएं हैं, 3 छोटी मांगे हैं जो मैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर के सामने रखना चाहूँगा। सर, एक तो कि वो थोड़ा इंटरवेंशन करके उनका रेनोवेशन प्रोसेस जो है वो स्पीड अप करें, क्योंकि वो बुकिंग्स अपनी नहीं करा पा रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी उनकी मांग यह है कि उनकी बुकिंग फीस 4 गुना बढ़ाई जा रही है। सर, ये एक प्राथमिकता है क्योंकि 4 गुना उन पे जो भार है वो बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसका संज्ञान लेते हुए उस बुकिंग फ़ी को थोड़ा कम करने का मेरा अनुरोध है। तीसरी उनकी मांग ये है कि जो बुकिंग स्लॉट्स हैं वो 4 से 6 घंटे हैं। वो सर पूरे दिन काम करके आते हैं और शाम का समय उनको मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो माननीय मिनिस्टर ऑफ कल्चर इसका संज्ञान लेते हुए हमारे फोक आर्ट फेडरेशन के लोगों से और हमारे जो कल्चरल लोग हैं उनका संरक्षण करते हुए इन 3 प्राथमिकताओं को संज्ञान में लेते हुए उनके टवर्ड्स काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। बी मणिकंठ टेगोर। தலைவர் அவர்களே, இன்று தமிழகத்திற்கு நடக்கின்ற அநியாயங்களிலே ஒரு அநியாயத்தை பற்றி பேச உங்கள் முன்னாலே விளைகிறேன். கப்பலூர் டோல்கேட் தொடர்ந்து வரும் கொடுமைகளை பற்றி உங்களிடம் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். டிசம்பர் 9ஆம் தேதி 2022 இதே அவையிலே இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசினேன். டிசம்பர் 22ஆம் தேதி 2022 மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி அவர்களை சந்தித்து இந்த பிரச்சனை பற்றி பேசினேன். அவர் மார்ச் 23ஆம் வருடம் இதற்காக பதிலும் அளித்தார். நான் அவரிடம் கேட்டது கப்பலூர் கேட்டை இடம் மாற்ற வேண்டும் என்று. ஆனால் அவர் சொன்ன பதில் புதிய சயின்டிபிக் முறையான வழி தருவோம் என்றார். ஆனால் 15 மாதங்கள் கடந்து விட்டன, இன்னும் அந்த கொடுமைகள் தொடர்கின்றன. வருகின்ற 30ஆம் தேதி திருமங்கலத்திலே கடையடைப்பு நடக்கப் போகிறது. ஒரு டோல்கேட்டிற்காக ஒரு நகரமே நடந்த கடையெடுப்பு முதல் முறையாக நடைபெறப் போகிறது. பாஜக அரசின் மக்கள் விரோதத்திற்கு எதிரான இந்த போராட்டம். நாங்கள் கேட்பது வெறும் 900 வண்டிகளுக்கு 2 கிலோமீட்டர் உபயோகிக்கின்ற இந்த வண்டிகளுக்கு 350 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்பதை பற்றித்தான். திருமங்கலம் நகர் மற்றும் கப்பலூர் சிப்காட் பகுதியில் உள்ள வாகனங்களுக்கு மட்டும் இந்த விதிவிலக்கு வேண்டும். பாஜக அரசு தமிழகத்திற்கு நியாயம் வழங்க வேண்டும்.
ஏன் இந்த உரிமைகளை எங்களுடைய உரிமைகளை வழங்க இந்த அரசு தயங்குகிறது என்று தெரியவில்லை. பாஜக அரசு திருமங்கலத்திற்கு இந்த அநியாயத்தை விளைக்கின்ற இந்த அரசு இதை முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று உங்கள் முன்னால். अरुण कुमार सागर, अरुण कुमार सागर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने शून्यकाल में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आदरणीय श्री काशीराम जी, जिन्हें बहुजन नायक और मान्यवर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीति में और समाज सुधारक थे, जिन्होंने बहुजनों तथा देश में सबसे निचले स्तर पर अछूत समूह सहित पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। वास्तव में वह एक जमीनी कार्यकर्ता थे। मान्यवर तथा जिन्होंने सदायगी जीवन व्यतीत करते हुए दलितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। यह किसी से छिपा नहीं है कि मान्यवर श्री काशीराम जी ने दलित राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, लेकिन वह राजनीतिक से ज्यादा देश के दबे कुचले और पिछड़े समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मान्यवर काशीराम जी के समाज और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न सम्मानित किए जाने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए। मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुश्री कंगना रनौत। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका मेरी तरफ से और मंडी की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आपने आज पहली बार मुझे इस सभा में बोलने का, मंडी क्षेत्र के विषय में बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एक घर बनाने की कला शैली है, जिसे काटकुनी कहा जाता है, वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गए या टोपियां हो गई, शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है, खासकर जो स्पीति और किन्नौर या भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े हो गए, उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है, वो भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। श्री विजय कुमार दुबे। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट उस रेल परियोजना की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो आज से लगभग 1.5 दशक पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की आवश्यकता को देखकर छितौनी तमकोई रेल परियोजना शुरू किया गया था। 7-8 साल के अंदर 4 किलोमीटर पटरी बिछाकर और एक नया रेलवे स्टेशन छितौनी का पूर्ण करा के वो परियोजना बंद हो गया था। पिछले वर्ष हम लोग के भारी मांग पर माननीय रेल मंत्री जी के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने फरवरी माह को इस बंद पड़े परियोजना, जो 7-8 साल से बंद था, पड़े परियोजना को डिफ्रीज करते हुए इसका नया डीपीआर गोरखपुर रेल महाप्रबंधक से मांगा। आज 5 महीने से इस लंबित परियोजना के तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि अति महत्वपूर्ण बिहार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की आवश्यकता को पूरा कराने के लिए बंद पड़े परियोजना को पुनः शुरू कराया जाए। धन्यवाद माननीय। श्री सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के रूप में माना जाता है और देश में हिमाचल में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन होता है और विशेष रूप से इसका 80% मेरे संसदीय क्षेत्र में होता है। हिमाचल प्रदेश की जो सेब की आर्थिकी है लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है
अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बर्फबारी न होने के कारण, भारी बरसात के कारण और कई बार ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों को और बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अन्य फसलों को जिस प्रकार से फसल बीमा योजना के तहत लाया गया है, सेब की खेती को भी फसल बीमा योजना के तहत लाया जाए, ताकि बागवानों को जो आपदाओं के कारण नुकसान होता है उससे उसकी भरपाई की जा सके और किसानों को मदद की जा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डॉक्टर गुम्मा तनुजा रानी। Respected Speaker, sir, a prolonged issue of insufficient recruitment for the faculty from other backward classes and the scheduled castes and the scheduled tribe in the Central Institutes of Higher Education, despite mandated reservation, remains. The government data revealed a persistent and sustainable gap in faculty position within the reserved categories. In 2021, 6,074 faculty positions remained vacant across 42 government-run universities, with 75 falling under the reserved categories. Recent parliamentary data on August 1st, 2023, revealed that only 4% of professors recruited belongs to OBC category. The data for an RTI reply in 2023 also exposed faculty shortage in SC, ST and OBC category in several departments of IIT Delhi, with 14 departments having no faculty from SC or ST and 24 departments lacking any SC faculty and 15 departments lacking any ST faculty and 9 departments have no faculty from OBC. The central universities, including IITs, mandated to follow reservation policies allotting 15% SCs, 7.5% STs and 27% to OBC in the faculty appointments and admissions, display a clear mismatch between government equally goals and actual recruitment outcomes. I urge the government to take immediate corrective actions and initiatives like intensified special recruitment drives and rigorous implementation, monitoring and forward-looking measures such as government-sponsored preparatory programs for the aspiring faculties are essential. Thank you, sir. माननीय सदस्य माधव नैनी रघुनंदन जी। To speak in the 0 hour for first time in my mother tongue language, that is Telugu, madam. అధ్యక్ష, తొలిసారి మెదక్ పార్లమెంట్ సభ్యుని గెలిచి వచ్చిన నాకు 0 అవర్లో మొదటిసారి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. నేను ప్రస్తుతం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మెదక్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి గతంలో ఈ దేశ ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు, కేసీఆర్ గారు కూడా ఈ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ద కాన్స్టిట్యున్సీ విచ్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇస్ మెదక్ పార్లమెంట్. ఎర్లియర్ Honorable the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi and Telangana Chief Minister KCR also represented the same constituency. But unfortunately, when Srimati Indira Gandhi ji was contesting in the year 1980, she promised a railway line from Tellapur, Patancheru, Sangareddy, Jogipet, Medak, Ramayampet, Siddipet to Karimnagar. A railway line of 225 kilometers was promised in the year 1980, madam. Since then, for the past 44 years, 44 సంవత్సరాల నుంచి మేడం, just 9 kilometers of railway line has been formed from Tellapur to Patancheru, madam. After running the train for a period of 3 months, railway department लोग बोला ये आमदनी नहीं आ रहा, इसके वजह से बोल के वो भी रेल रुक दिया मैडम. पटांचर में जो railway line construction हुआ था वो भी छोड़ दिया, अभी रेल बंद हो गई मैडम. It is a long demand, madam. Telangana, when it was formed only with 10 districts. Now there are 33 districts in Telangana state. Only one district headquarter, that is Sangareddy, is not having the railway station. Rest of the 32 districts are connected with the railway lines, madam. So one of the constituency, assembly constituency by name Patancheru, which is one of the Asia's biggest industrial area, is in my parliament constituency, madam. Almost 1,500 industries from different areas of the country are being located in Patancheru assembly constituency. So my sincere appeal through you to the Honorable Minister is,
as there is a demand and a survey has been completed in the year 1980 itself. I urge the Honorable Minister to kindly look into this matter of 225 kilometers of railway line from Tellapur, Patancheru, Sangareddy, Jogipet, Medak to Siddipet and Karimnagar, madam. As this is a largely developed and industrial area, there is a large demand of the people for this new railway stations which connects almost 7 districts of Telangana, madam. Thank you, madam. Thank you for giving me an opportunity. माननीय सदस्य कालीपत सरन जी। For giving me the opportunity to speak on an important issue of my constituency in this August House. I would also thank my people of Jharkhand constituency. Madam, people of my constituency, Jharkhand, popularly known as Jungle Mahal in West Bengal, has a long pending demand for laying down of new railway line between Jharkhand and Baripada. During the past Lok Sabha elections campaign, leaders of a national political party gave many assurance to the people of Jungle Mahal, Jharkhand, and one such assurance was the Jharkhand Gopi Ballabpur Baripada railway link, but till today no step has been taken to fulfill their assurance. Madam, in fact, there is no direct railway connectivity between Jharkhand and Baripada and between Jharkhand and Bandwan of Purulia district in my constituency. Therefore, I would urge upon the central government and the Ministry of Railways to take up this railway project and construct the new railway line between Bandwan and Baripada via Jhilimili, Jharkhand, Gopi Ballabpur in my constituency. Thank you. माननीय सदस्य श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी। माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं देश के उच्च सदन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अपने तरफ से और महासमुंद लोकसभा की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय सभापति महोदया, मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ में रबी और खरीफ दोनों के सीजन में धान की खेती का रकबा कई गुना बढ़ गया है, जिससे दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों के उत्पादन के जगह सब लोग धान की खेती करने लगे हैं। समस्या यह है माननीय सभापति महोदया कि धान की कटाई के बाद जो खेत में धान की पराली बच जाती है, उसको जलाने की विकराल समस्या देश के सामने खड़ी हुई है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और भूमि की उर्वरकता भी लगातार नष्ट हो रही है और दुर्घटनाओं का भी आशंका बना हुआ है। महोदय, आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के चलते भयावह स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। क्या पराली प्रबंधन के लिए फसल कटाई के समय जो कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे लगने वाले सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम मशीन को प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर के साथ अनिवार्य किया जाना चाहिए? और उससे क्या है, आज जो हमारे पालतू पशु हैं, गाय बैल के लिए चारा की भी जो आवश्यकता पड़ रही है, अगर उसमें विशेष छूट प्रदान किया जाए ताकि उन पराली को हम गौशाला में दें और उसको बिना जलाए पहले उसको इकट्ठा कर लें और तब उसमें खेती के लिए उपयोग करें, तो यह हमारे लिए आवश्यक होगा। चूँकि बहुत जल्दी ही अक्टूबर-नवंबर में धान की फसल की फिर कटाई होगी, जिससे फिर ये समस्या हमारे सामने आएगी, तो इस तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती सुप्रिया सूले जी। नमस्कार, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे आज वक्त दिया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारामती लोकसभा में पूना का बहुत शहरी एरिया आता है आणि पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर या संपूर्ण भागामध्ये प्रचंड पाऊस आणि अतिवृष्टी झाली आणि काल रात्री प्रशासनाच्या माध्यमातून पाणी धरणातून सोडण्यात आलं। तर माझी एवढीच विनंती आहे की पाऊस झाला ते कुणाच्याच हातात नसतं, पण पाऊस पडल्यानंतर
सरकारनी पाणी सोडायच्या आधी नागरिकांना काहीतरी कळवायला तरी पाहिजे होतं, भोंगा तरी वाजवला, काहीतरी अलर्ट करायला पाहिजे होतं. आणि त्याचबरोबर जेव्हा सरकारला माहिती होतं ऑरेंज किंवा रेड अलर्ट आहे, तेव्हा पुण्याच्या नागरिकांना आधी का नाही सांगण्यात आलं? कारण का आज संपूर्ण वारजे, सिंहगड रोड, पुण्याचा अनेक भाग, पिंपरी चिंचवड असेल किंवा पुणे शहर असेल, त्याच्यात अनेक घरं, शाळा, कॉलेज सगळे पाण्याखाली आलेत. लोक प्रचंड अडचणीत आलेत. माझी केंद्र सरकारला विनंती राहील की NDRFच्या माध्यमातून यांनीही महाराष्ट्र सरकारला पॅकेजची आणि सहकार्याची मदत करावी. पुणे प्रचंड अडचणीत आज आहे आणि फक्त पुण्याचा भाग नाही, कोल्हापूरचाही भाग. त्याच्यामुळे या सगळ्या अतिवृष्टीचा अतिशय गांभीर्याने त्याची नोंद घेऊन केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला आणि पुण्याच्या नागरिकांना मदत करावी, एवढीच माझी विनम्र विनंती आहे. थँक्यू. माननीय सदस्य श्री हरेंद्र सिंह मलिक जी. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया. मान्यवर, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूं, जो गेटवे ऑफ NCR कहा जाता है. NCR में सम्मिलित होने के बाद भी हम लोग विभिन्न विसंगतियों से जूझते हैं. अभी सरकार ने पिछले दिनों रैपिड रेल चलाई, जो जाकर के मेरठ के आखिर में रुक गई, मुजफ्फरनगर तक नहीं गई, जबकि मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा उद्योग धंधे हैं. वहाँ के लोग उद्योग धंधों का दंश तो झेल रहे हैं. उनके दूषित पानी से कैंसर पैदा होता है. लोग कैंसर में, आँख की बीमारी है, दिल की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है. परंतु अगर रैपिड रेल को मुजफ्फरनगर कर दिया जाए तो लोगों को आवागमन की सुविधा होगी, व्यापार भी फले फूलेगा और लोगों की जान भी बचेगी. तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस रैपिड रेल को मुजफ्फरनगर तक कर दिया जाए और उन इंडस्ट्रीज पर जिनके धुएं से लोगों की आंख खराब हो रही है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, और जो ग्राउंड वाटर जो पोलराइज हुआ है, उससे हमारा प्रदूषित हुआ, उससे लोगों की जान जा रही है, कैंसर फैल रहा है, उसकी भी सुविधा प्रदान करने की कृपा करें. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री अमरिंदर सिंह राजा जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो देश की, उसकी तरफ लाना चाहता हूं. आज दैनिक भास्कर में खबर छपी है और उसमें लिखा है कि अब सहन नहीं होता ड्रग तस्करों के नाम लिए. उन्होंने खुद जो ड्रग्स लेते हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर ड्रग तस्करों के नाम लिए. पंजाब के अंदर लुधियाना की खबर है. और उन्होंने कहा कि अब सहन नहीं होता कि जिस मामले हम दलदल में इतने बुरी तरीके से घुस चुके हैं. अगली इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, whipping trend in classrooms of Ludhiana rings alarms bells, school increases vigilance after recovery of devices from children. मेरे कहने का मतलब है अध्यक्ष महोदय, पंजाब के अंदर, वैसे तो मैंने कहा है कि देश की समस्या है, लेकिन पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या इतनी ज्यादा है कि जहां भी हम जाते हैं, गांव के गांव खाली हो गए. कुछ नौजवान साथी तो देश छोड़ के चले गए हैं, जो बचे खुचे थे वो ड्रग्स में लग रहे हैं. और उसका कारण, वजह क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में 425 किलोमीटर बॉर्डर लगता है. जब लोग प्रदेश की सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि 4 गुना ड्रग्स हो गया, तो वो प्रदेश वाले कहते हैं कि अब BSP जो BSF का एरिया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया है, वो बढ़ गया है. 13/10/2021 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस 15 किलोमीटर तक आगे जा सकती थी, लेकिन अब 13/10/2021 से 50 किलोमीटर वो एरिया बढ़ा दिया है. BSF घर घर में चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रग्स की समस्या हल नहीं हुई. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि संसद का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम से कम ड्रग्स के ऊपर, ये चिंता का विषय है देश के लिए, 2-4 दिन की बहस होनी चाहिए और कौन जिम्मेदार है इसके लिए वो बातचीत करना चाहिए. धन्यवाद. माननीय सदस्य सुकांत कुमार पाणीगही जी. Respected Madam, thanks for giving me the opportunity to talk. माननीय सदस्यों से निवेदन करें थोड़ा सा शांति बनाकर रखें.
I represent one of most backward parliament, that is Kandhamal Parliament in Odisha. Most of the area is hilly-terrain, inhabited by tribals and backward population. In spite of best effort of Modi government, some areas are not yet covered with internet and mobile services. Thanks to Modi government for completion of 300 towers in last 2 years. Madam, another 600 mobile towers are required in my constituency to cover the areas Kandhamal district comes under aspirational district, madam. That's why I request Honorable Telecom Minister through you to provide adequate telecom services in my areas. Thanks. धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। केंद्रीय पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स शामिल हैं। इन जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं, बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़ी हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए, तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो सीएपीएफ हैं, ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की, जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं, तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन फोर्सेस के लिए केवल 60 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए और हर राज्य में सैनिक बोर्ड की तर्ज पे अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो। हरियाणा राज्य के साथ साथ हर राज्य में अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो, ताकि इन कर्मियों के लिए इनके हितों को सुरक्षा की जाए। माननीय सदस्य राधेश्याम राठिया जी। मेरे रायगढ़ जिला में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में प्रथम बार माननीय हमारे नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे, रेलवे कैबिनेट मंत्री में थे। तब रायगढ़ जिले में अच्छी खनिज संपदा, जिसमें कोयला, चूना, पत्थर, डोलोमाइट एवं अन्य महत्वपूर्ण खनिज संपदा की बहुतायत को देखते हुए तत्कालीन मंत्री जी ने रायगढ़ रेलवे स्टेशन को विस्तार की योजना से 1998 में रेलवे टर्मिनल की भूमि का शिलान्यास किया था, पर टर्मिनल का ठंडे बस्ते में चला गया। आज रायगढ़ रेलवे द्वारा पिछले वर्ष 2023-24 में आए रुपये में यात्री आरक्षण टिकट लगभग 19 करोड़ रुपया है, अनारक्षित टिकट लगभग 28 करोड़ है, माल भाड़ा लगभग 46 करोड़ है, पार्सल लगभग 5। रेलवे जोन द्वारा इस तरफ किसी प्रकार से ध्यान न देने के कारण अपेक्षित और ठगा महसूस करते हैं। रायगढ़ जिले वासी के लिए टर्मिनल बन जाने की मैं अनुरोध करता हूं रेल मंत्री। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने राजस्थान ही नहीं, चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र और पूरे राजस्थान में सड़क और परिवहन मंत्रालय की कई सौगातें दी हैं। पिछले 60 वर्षों में जितना सड़कों में जितना काम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा पिछले 10 वर्षों में
पूरे राजस्थान और चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में हुआ है, जिसमें केंद्रीय सड़क निधि की सड़कें भी है, 4 लेन से 6 लेन भी है। अभी किशनगढ़ से अहमदाबाद एक 6 लेन बना, उसमें भीलवाड़ा से उदयपुर के बीच में गंगरार कस्बा है, वहाँ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर एक कस्बा गंगरार कस्बा आता है। वहाँ फ्लाईओवर बनने पर दोनों तरफ बाजार एक तरह से खत्म से हो जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है, अगर वहाँ एलिवेटेड फ्लाईओवर बनता है तो वहाँ बाजार भी सुरक्षित रह पाएगा और उस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं भी मिल पाएगी। और वहाँ इस बीच में एयरपोर्ट के नज़दीक एक वल्लभनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है जो विधानसभा हेडक्वार्टर है, वहाँ जाने के लिए एक अंडरपास की आवश्यकता है। वो 2-3 अगर काम होंगे तो निश्चित रूप से उस 4 लेन से 6 लेन होने का फायदा उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। धन्यवाद। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांगे। बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री केसी वेणुगोपाल जी। Mike. Yes. Thank you, ma'am, giving me an opportunity for raising one of the most important issue relating to the U.S. ban on the import of sea shrimp from India. Since 2019, the U.S. has not imported shrimp from India, accusing Indian fishermen of not attaching turtle excluder devices to their nets. As a result, our fishermen are suffering greatly. Since then, there has been only a meager increase in sea shrimp exports from India. The U.S. claims that sea turtles are getting caught in the nets. But this argument is not entirely true, madam. Traditional fishermen are the ones who traditionally protect sea turtles. Moreover, in 2019, the CMFRI reported that the presence of sea turtle in the west coast is very low, with fewer than 10 sea turtles eggs found on these beaches in a year. The fishermen argue that various government and seafood export development authority who are exposed to act on the said report have completely failed to address the reality. No sea turtles are caught during trawling period in any Indian states. In Odisha, where sea turtles are largely concentrated, trawling has been banned during their breeding season. In Kerala also, there are no reports of sea turtles being caught in nets at any stage of fish production. Due to this US ban initiated in 2019, India is estimated a loss of 2,500 crores rupees in seafood exports per year, madam. Taking advantage of this situation, the European Union, China, Japan, and other countries are bargaining and reducing the price of shrimp. Consequently, the prices of shrimp variety like Kara, Naran, Karikadi, Uvalan, and Karandan in the domestic market are falling, pushing our fishermen into a severe crisis. Considering the seriousness of this matter, I urge upon to the government to intervene in this matter urgently and find out a solution for the sea. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्रीमती लवली आनंद जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र से आती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पुरनैया प्रखंड के अदौड़ी घाट से खोड़ी पाकर वाला यह है जो पूर्वी चंपारण जिला को जोड़ने वाली बागमती नदी पर पुल निर्माण की मांग दशकों से लंबित पड़ा है और पुल निर्माण नहीं होने से अगर हो जाता है तो दोनों जिला की दूरी काफ़ी कम हो जाएगा और वहाँ 4-5 लाख की आबादी को सीधे लाभ मिलेगा। साथ ही सीतामढ़ी जिला पूर्वी चंपारण से जुड़ जाएगा, उसकी भी दूरी कम हो जाएगी, 3-4 किलोमीटर कम हो जाएगा। ये बरसों से लंबित पड़ा हुआ है और अभी जो है हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है बारिश ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ की समस्या आ जाता है, कटाव वहाँ हो जा रहा है, तो कम से कम डैम तब तक हो और फिर पुल का भी निर्माण हो। माननीय सदस्य और पुल के बन जाने से सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, संजना जाटव जी और ये सीतामढ़ी का जानकी धाम, अयोध्या का संपर्क भी सीधा जुड़ जाएगा। अतः मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री से भी
आग्रह करती हूँ कि केंद्र सरकार स्कूल के निर्माण के लिए जल्द से जल्द जनता जनार्दन को और सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत में चुनकर भेजा है। अध्यक्ष महोदया, मैं भरतपुर संसदीय क्षेत्र से आती हूँ। यहाँ शहर से लेकर गांव तक पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे क्षेत्र में पानी की कमी है, क्योंकि ज़्यादातर पानी में क्लोराइड और खारापन है। इसके पानी से गंभीर बीमारियों से लोग वहाँ जूझ रहे हैं। महोदया, मेरे भरतपुर से ज़्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। परिवार का पेट भरने के लिए खेती के अलावा रोजगार का कोई अन्य संसाधन नहीं है। पानी की कमी के कारण किसान भुखमरी और आत्महत्या करने पर मजबूर है। महोदया, मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ और एक किसान परिवार की बेटी हूँ, इसलिए किसानों का दर्द महसूस करती हूँ। सरकार पानी को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करता है, परंतु आज धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। मुझे दुख है इस बात का कि देश राजस्थान पानी की किल्लत को बखूबी जानता है, फिर भी बजट में राजस्थान की अनदेखी की गई है। सरकार ने राजस्थान को जनता जनार्दन की पानी से संबंधित कोई अन्य राहत या पैकेज नहीं दिया है। माननीय सदस्य श्री मूरा सोली जी, आपके माध्यम से मेरी सरकार से अनुरोध है कि सरकार मेरी संसदीय क्षेत्र माननीय सदस्य जी कंप्लीट करिए अपनी बात। धन्यवाद महोदय। நாடாளுமன்றத்திலே எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த அவைத் தலைவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் என்னுடைய டெல்டா மாவட்டத்திலிருந்து குறிப்பாக சோழ நாட்டிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன். சோழ நாடு சோறுடைத்து என்பார்கள். என்னுடைய டெல்டா மாவட்டத்தினுடைய விவசாயிகளுடைய நீர் ஆதாரமாக விளங்குவது மேட்டூர் அணை. சென்ற ஆண்டு மேட்டூர் அணையில நீர்வரத்து இல்லாத காரணத்தினால் எம் மாவட்ட மக்கள் மிகவும் பெரிதும் பாதிப்படைந்துள்ளனர். இந்த ஆண்டு இப்பொழுது மேட்டூர் அணையிலே கர்நாடக அணைகளுடைய நீர்கள் எல்லாம் அங்கே அணைகள் எல்லாம் நிரம்பிய பிறகு உபரி நீராக இன்றைய தினம் மேட்டூர் அணையிலே நீர் திறந்து கொண்டிருக்கிறது. இதுபோன்று இல்லாமல் காவிரி ஆணையம் மாதம் மாதம் எங்களுடைய மேட்டூர் அணைக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு நம்முடைய திறக்க வேண்டிய நீரின் அளவை ஒன்றிய அரசின் மூலமாக எம் மாவட்ட மக்களுடைய கோரிக்கையாக உங்கள் மூலமாக ஒன்றிய அரசுக்கு தெரிவித்து விடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். शून्यकाल समाप्त। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखने हेतु माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले को पीठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेजें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया हो। शेष को व्यक्तव्य माना जाएगा। बजट पर चर्चा। माननीय श्री चरण सिंह चन्नी जी, माइक देश सेवा बर मोहे हैं, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं, ना डरूं और सो जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। माननीय चेयरमैन, मुझे लगता है कि जो ये सरकार वाले हैं 10 साल राज करके एग्जॉस्ट हो गए और अब इनके पास कोई आइडिया नहीं बचा है और कोई सिंसियरिटी भी नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण चर्चा देश के बजट पे हो रही है और जब से चर्चा शुरू हुई है मैं देख रहा हूं ना प्रधानमंत्री जी, ना होम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, आप उस तरफ देखो, उस तरफ देखो, वो खाली कुर्सियों को देखो,
सत्ता पक्ष है, देखिए ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री जी बैठे हुए हैं आप पास में, ये खाली कुर्सियों को देखो, मंत्री बैठे हुए हैं, ये उनका इंतजार कर रही है कि कहाँ है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। ये सिंसियरिटी है इनकी मैडम, ये सिंसियरिटी है। जी बैठे हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा शांति बना के रखिए, माननीय सदस्य बोल रहे हैं। 10% आदमी नहीं है वहाँ बैठे। कहाँ है इनके मेंबर, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, कहाँ है होम मिनिस्टर, माननीय कहाँ है बजट पर हमारे चर्चा करिए। वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया और उनको हमने बताना है कि बजट में क्या नहीं दिया आपने और क्या दिया। ये सिंसियरिटी है। देश पूछ रहा है, हमारे सब लोग पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार की सिंसियरिटी क्या है। स्पीकर साहब, माननीय चेयरमैन जी, मैं जब जीत कर आया सबसे पहले मैंने माननीय श्री अंबेडकर साहब की मूर्ति पे नमन करना चाहा। मैं वहां गया तो वहां मूर्ति नहीं है, वहां से उठाकर पीछे कर दी गई कहीं। लेकिन ये लोग समझ ले कि ये मूर्ति पीछे कर सकते हैं अंबेडकर साहब की, उनकी सोच पीछे नहीं कर सकते, ये उनकी सोच को मार नहीं सकते और उनको इस संविधान जो उन्होंने दिया है उसको बदल नहीं सकते। लोगों ने बता दिया इनको कि आप संविधान नहीं बदल सकते, पूरी मेजॉरिटी नहीं दी इसीलिए इनको। और इसलिए मैं ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। माननीय चेयरमैन जी, 22 तारीख को बजट पेश हुआ। मुझे बड़ी खुशी थी कि बजट में जा रहे हैं, पहली बार आया हूं सदन में। जलंधर के लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने मुझे यहां खड़ा किया ले आकर, उन वोटरों का धन्यवाद है। मैं नए कपड़े डालकर आया कि बहुत कुछ मिलेगा आज देश में देखने को, बताने को। पंजाब में जाकर मैं और सारे एमपी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखो क्या क्या मिला, नए कपड़े मेले जैसे आया मैं। लेकिन यहाँ आकर खोदा पहाड़, लिकड़ा चूहा भी नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। पूरा मतरई माँ वाला सलूक किया गया हमारे साथ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स नहीं हुआ। ये सरकार हर नागरिक को बराबर नहीं देख रही है। चश्मा राजनीति वाला लगाया हुआ है, राजनीतिक चश्मे से देखा गया है। अपनी सरकार बचाने का फिक्र है, कुर्सी को पकड़े हुए हैं। और ये बजट देश बचाने वाला नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने वाला है। पंजाब में जो बाढ़ आई इनको दिखी नहीं। गरीब लोग जो मनरेगा में काम करते हैं, जिनको कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी सरकार ने गारंटी दी थी 100 दिन की, ये 100 से 101 भी नहीं कर सके, 200 नहीं कर सके। ये उनकी 400 दिहाड़ी, उनका जो वेज है वो बढ़ा नहीं सके। गरीब की कोई सुनवाई नहीं। इस बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं दिया गया। जलंधर इंडस्ट्री पंजाब की डूब रही है। जलंधर में लेदर इंडस्ट्री है, जलंधर में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वो डूब रही है। कुछ उसके लिए नहीं किया। हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं दिया। स्मार्ट सिटी जलंधर डिक्लेयर किया हुआ है, वहां पानी गंदा आ रहा है, सड़कें खराब हैं, रेलवेज अंडरब्रिज की बात नहीं की। नशा, अभी राजा बड़िंग जी ने बोला नशा इतना फैल गया पंजाब में, लेकिन सुनवाई कोई नहीं। आदमपुर एयरपोर्ट का इन्होंने कहा था नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उसका नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखेंगे, लेकिन आज तक नहीं। मैं वो भी मांग करता हूँ। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। माननीय चेयरमैन जी,
24-25 के जो बजट में एस्टीमेट दिए गए हैं उसमें 32 लाख करोड़ रुपए की आमदन दिखाई गई है और 48 लाख करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया गया है। 16 लाख करोड़ का घाटा है आमदन और खर्च में। जिस घर का 16 लाख करोड़ का घाटा होगा एक साल में, उसकी बर्बादी तय है और ये बीजेपी वाले तय कर रहे हैं। और मैं 14 लाख करोड़ इस साल कर्जा लेने की बात की गई है, 14 लाख करोड़। अगर ऐसे हर साल कर्जा लेंगे देश कहां जाएगा? आज देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो रहे हैं और बीजेपी ये हालात पैदा करने के लिए जिम्मेवार है और ये कहते हैं कि जी हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए छोड़ दी जाती, उनको अंदर रखा जाता है, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि हजारों किसान, उनको खालिस्तानी कहा जाता है जब वो अपनी मांग रखते हैं। अरे पंजाब कोई देश की धरती नहीं है, पंजाब हमारे देश की धरती है। हरियाणा में नेशनल हाईवे को पक्का जाम कर दिया है और किसान यहां तक नहीं आ पा रहे, उनको मिला नहीं जा रहा, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है, अरे फीलिंग ले लो, गद्दारी का मूल्य मिला है आपको, इसकी फीलिंग ले लो, अच्छा लग रहा है। इमरजेंसी ये भी है कि देश का एक राज्य मणिपुर पिछले 1.5 साल से जल रहा है और उसको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि हाथरस यूपी में एक दलित लड़की को आधी रात में जबरन अंतिम संस्कार किया गया। इमरजेंसी ये भी है कि मध्य प्रदेश में दलित व्यक्ति को के सिर पर मुंह पर पेशाब कर दिया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी इज्जत के लिए धरना दे रही महिलाओं पहलवानों को प्रदर्शन में प्रोपोगंडा बताया गया। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि कोई पत्रकार सवाल करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी ये भी है। इमरजेंसी ये भी है कि अपनी शिक्षा के लिए उतरे छात्रों को देश द्रोही बताया गया। इमरजेंसी ये भी है। किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? सुन लो भैया, सुन लो। माननीय चेयरमैन जी, मैं पंजाब के एक गरीब परिवार से आता हूं। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी पढ़ाई सारी सरकार ने की, आज तक मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये कांग्रेस सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी और अंबेडकर साहब का दिया हुआ संविधान और जो हमें स्कॉलरशिप मिलता रहा, कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को, बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया, उससे पढ़कर मैंने पीएचडी तक की पढ़ाई की है और ये देन कांग्रेस पार्टी की है। और जब बीजेपी सरकार 2014 में आई, सबसे पहले इन्होंने जो सबसे बुरा काम किया वो किया, स्कॉलरशिप में जो केंद्र का 90% हिस्सा था
उसको 60-40 की रेशो पे ले आए और दलितों के पेट पे लात मारी सरकार ने। और आज भी फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्कॉलरशिप जो गरीब लोगों के बच्चों को मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं इस सरकार द्वारा। ये दलितों के पेट पर लात मार रहे हैं। और मिनॉरिटी के भी फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के स्कॉलरशिप इस सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए। जब ये सरकार बनी 2014 में तो प्रधानमंत्री जी ने 2 मापदंड देश के सामने देश की इकोनॉमी को देखने के लिए रखे। एक रखा डॉलर की कीमत, दूसरा रखा पेट्रोल और डीजल की कीमत। और मैं आपको माननीय चेयरमैन जी ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में डॉलर की कीमत 25 रुपए बढ़ गई है 10 साल में। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की सरकार में ये सिर्फ 13 रुपए बढ़ी थी, डबल बढ़ी है इस सरकार में। और मोदी जी उस समय बोले थे 14 में जब सरकार बनी नहीं थी, डॉलर की कीमत ज्यादा होने से जो रुपया गिरा उसके बारे में मोदी जी ने उस समय बोला था क्या कारण है कि देश का रुपया पतला होता जा रहा है, ये जवाब देना होगा आपको। देश जवाब मांग रहा है, समझ नहीं आ रहा प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं या रुपया गिर रहा है। कभी कभी तो लगता है कि रुपए की और सरकार के बीच कंपटीशन चल रहा है कि सरकार ज्यादा गिर रही है या रुपया ज्यादा गिर रहा है। और मोदी जी ने कहा था जिस देश का रुपया कमजोर होता है उस देश की सरकार कमजोर होती है, उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। मैं आज कहता हूं कि आज देश का रुपया कमजोर हो रहा है, आज देश की इकोनॉमी डूब रही है। क्या देश का रुपया कमजोर हो रहा है या प्रधानमंत्री जी कमजोर हो गए हैं या देश की सरकार कमजोर हो रही है? दूसरा, पेट्रोल की कीमतें इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और मनमोहन सिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देश डूब रहा है। तो पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमतें 23 रुपए बढ़ गई हैं। पिछले 10 सालों में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमतें 35 रुपए बढ़ गई हैं, जबकि पिछले जो मनमोहन सिंह का समय था उससे क्रूड ऑयल की कीमत $20 प्रति बैरल कम हो गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये पेट्रोल बढ़ रहा है या आपकी कंपनियों की, आपके आमदनियों की आमदन बढ़ रही है? क्या बढ़ा रहे हो? किसको दे रहे हो देश का पैसा? कहां जा रहा है पैसा? गरीब लूटा जा रहा है। माननीय चेयरमैन जी, आप गाड़ी फुल कराने जाओ, 50 लीटर तेल डलवाओ, 2000 रुपया सरकार को चला जाता है। 4 रुपए प्रति किलोमीटर हर व्यक्ति देश का गरीब सरकार को देता है चलने का। 1 किलोमीटर चलो 4 रुपए सरकार को गए। और सरकार 14 लाख करोड़ के घाटे में बैठी है और फिर ये कहते हैं जी बजट में बहुत कुछ मिला। मैं एक एयरपोर्ट पे गया माननीय चेयरमैन जी, तो मुझे एक आदमी आया, उसने गुलदस्ता दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन है आपका। मैंने कहा भैया आप कौन हो, मेरा अभिनंदन क्यों कर रहे? बोले जी हम अडानी जी की तरफ से आपका स्वागत कर रहे। मैंने कहा भैया आप मेरा स्वागत क्यों कर रहे हो? बोले जी अब ये एयरपोर्ट हमारा है, अब हमें इसके मालिक हैं, 50 साल के लिए हमने ले लिया है। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है आपने ले लिया, आपका धन्यवाद। मैं जहाज में चला गया,
जहाज में गया, वहां फिर मुझे बुक्के मिला। वो कहते जी आपका स्वागत है, हम कंपनी की तरफ से कर रहे। मैंने कहा यार इंडियन एयरलाइन का जहाज है, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो? बोले जी ये जहाज अब हमारी कंपनी का है, ये मोदी जी ने हमें बेच दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या बेचोगे, कितना बेचोगे देश को? मैं 7 एयरपोर्ट पे गया, जिनमें लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, मुंबई, ये 7 के 7 एयरपोर्ट अडानी जी की है। 50 साल के लिए उनको दे दिए गए हैं। उनका जो पुत्र है उसकी शादी में गिफ्ट कर दिए गए हैं और हजारों करोड़ रुपए शादी पे लगा। मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारा में हुई। सुनो सुनो सुनो, माननीय चेयरमैन जी, मेरे लड़के की शादी गुरुद्वारे में हुई। आज तक पुलिस पूछ रही है कि लंगर में क्या क्या पका था, दाल कितनी लगी थी और जो लंगर बनाने वाला उसको कितने पैसे दिए गए। आज तक 2 साल से पुलिस पूछ रही है मुझे, और इस शादी में हजारों करोड़ रुपया लगा है और प्रधान जी बुक्के लेकर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, और उनका स्वागत कर रहे हैं। गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और प्रधानमंत्री जी वहां बुक्के लेकर हजारों करोड़ की शादी में जा रहे। कोई बात नहीं, क्या क्या बेचोगे? सारे एयरपोर्ट, जहाज बेच दिए। आप देश की संपत्ति के कस्टोडियन हो, मालिक नहीं हो। आप इसको बेचने की गलती मत करो, देश बर्बाद करने की मत करो। आप अपने आप को स्टेट्समैन बोलते हो, आप अपने आप को देश के बहुत बड़े खैर ख्वाह बोलते हो और देश को बेच रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा एक दिन? प्रधान सेवक जो हार समझकर पहना था, गला अपना सजाने को, वो नाग बनकर बैठे हैं गला काट खाने को। माननीय चेयरमैन जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह पे काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। और मैं बस एक बात करके बोलिए माननीय चेयरमैन जी, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। आज देश माननीय राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। मैं आग्रह कर रही हूँ, माननीय चेयरमैन जी, आप वो मुझे तंग कर रहे हैं जी, उनको बोलो बैठे, उनको बुलाइए। वो पंजाब से आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तंग करते रहे। माननीय सदस्य सुनील माननीय चेयरमैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। माननीय सदस्य अपनी
बात कंप्लीट करें। माननीय चेयरमैन जी, आपका धन्यवाद। माननीय चेयरमैन जी, बैठो राजा। अरे बोलूंगा। उसको बिठाओ, अपने आदमी बिठाओ। माननीय चेयरमैन जी, मैं लास्ट बात करके बैठ जाना है और मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आज, अरे सुनो भैया, सदस्य से आग्रह कर रही हूँ। बोलूंगा। माननीय चेयरमैन जी, मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे। मैडम 2 बजे तक उठाइए, 2 बजे तक। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। टैक्स लगाकर निकाल लिया और 6,000 रुपया देकर बोलते हैं ताली पीटो। यह बड़ा अजीब सिस्टम है। और सर, सरकार के कृषि मंत्रालय ने भी विरोध किया, गब्बर सिंह टैक्स खेती पर मत लगाओ। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको स्टैंडिंग कमेटी में जहां कृषि मंत्रालय ने जवाब दिया वो पढ़कर बता रहा हूं। उनकी जो रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, उन्होंने ये, मैं 69th रिपोर्ट पढ़ रहा हूं सर, उसमें कृषि मंत्रालय ने कहा, एंड आई कोट पैरा 1.18, इन इट्स एक्शन टेकन रिप्लाई द मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड द जीएसटी रेट स्लैब्स आर डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare since 2017 is continuously pursuing reduction rationalization in the GST rates for agriculture machines and equipment including tractor, power tillers and combine harvester. ये सरकार तो अपने कृषि मंत्रालय की बात नहीं सुन रही, देश के किसान की बात कहां से सुनेगी? और सर then again he is interrupting. विराज Sir, you have to pause my time. आप विराजिए, आप Sir, you have to pause. This is the 19th interruption now. थोड़ा मेरा डिफरेंस है, मेरा 12 बार आया, आपका 19 बार आ गया। तो सर 12 मिनट बढ़ा दीजिए। चलिए बोलिए। सर 12 मिनट बढ़ा दीजिए। आप बोलिए। आप, मैं आपकी बात मानूंगा, आप बढ़े। आप बोलिए। सर, एक कमाल की बात यह है कि इस देश में अगर कच्चा हीरा है उस पर जीएसटी है 0.5%, पॉलिश हीरा है
उस पर जीएसटी है 1.5%, पर मेरी खाद पर जीएसटी है 5%। मेरी पेस्टिसाइड्स पर, कीटनाशक दवाई पर जीएसटी है 18%, ट्रैक्टर पर है 12%। किसी सरकार के लिए भी इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? हीरे पर जीएसटी आधा और 1.5%, और कृपया बैठे बैठे नहीं बोले, कृपया 12%, कीटनाशक दवाई पर 18%। ये इस सरकार की असलियत है। सर, एक तरफ तो एमएसपी नहीं बढ़ा, न एमएसपी पर खरीद हुई जैसा मैंने साबित किया, दूसरी तरफ प्रति एकड़ प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। अरे सर 10 साल, कृपया सर यू हैव टू पॉज माई टाइम, कृपया नागर साहब, you have to pause my time, sir, or you have to name the member. आप बोलिए माननीय। 10 साल में सर पैदावार की कंपाउंड ग्रोथ रेट 2% रह गई है। बस ये है किसान की हालत। चावल 1.7%, गेहूं 1.7%, सोयाबीन 0.6%, ऑयल सीड 1.8%, तुअर दाल 1.9%। कैसे आय दुगनी होगी जब आपकी ग्रोथ रेट ही 1.7% है? मैं नहीं कह रहा, सीएसीपी की जो ताजी रिपोर्ट आई है, अगर ये पढ़ते तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो ताजा रिपोर्ट है उसके अंदर यह भी लिख दिया कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 2023-24 में मात्र 0.7% रहेगी। ये देश का कॉस्ट एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन कह रहा है। ऐसे में किसान की आय दुगनी तो 100 साल लगेंगे उसके अंदर, ये हालत है। और नाम बड़े दर्शन छोटे, असली में इनका यही है। सर, जो तिलहन और दलहन के बारे में ये वित्त मंत्री जी ने पैरा 13 में कहा कि हम इस पर आत्मनिर्भर हो गए, पर वो 2 बातें बताना भूल गई। पहली बात, भारत की जरूरत का 60% खाने का तेल आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। 2022-23 में इन्होंने 157 लाख टन यानी 1,67,000 करोड़ का खाने का तेल आयात किया, जो 21-22 के मुकाबले में डबल था। और इस साल 23-24 में ये 9 महीने में ही 121 लाख टन आयात कर चुके हैं। और वित्त मंत्री बजट के पैरा 14 में कहती हम आत्मनिर्भर हैं। दाल के बारे में भी उन्होंने कह दिया हम आत्मनिर्भर हैं। पर 2023-24 में अप्रैल और दिसंबर के बीच 28,40,000 टन दाल का आयात हुआ है, उसमें अधिकतर अडानी विल्मर के द्वारा किया गया। 2022-23 में 17.5 लाख टन था। तो दाल का आयात बढ़ रहा है, तेल का आयात बढ़ रहा है, और वित्त मंत्री पैरा 14 में कहती हम आत्मनिर्भर हैं। और 11 ऐसी स्कीम्स हैं, मैं यहां ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपने मुझे 12 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, 10 बचा, तो जिनमें इन्होंने पैसा काट लिया। जितना एक्स्ट्रा समय लेंगे आपकी पार्टी का ही है सर, मेरी इंटरप्शन का तो आप देंगे तो डिस्टर्बेंस। सर, पर मैं ये कहना चाहूंगा, ये जान ले और पहचान ले कि देश का अन्नदाता किसान आपके जुल्मों के आगे झुकेगा नहीं और न्याय के पथ पर रुकेगा भी नहीं। जैसा मेरे लीडर राहुल गांधी और खड़गे जी कहते, किसानों को दरबारों की दरकार नहीं, अन्नदाता तो महलों पर बैठे हुए मठाधीशों को खेत और खलिहानों की डोरी पर झुकाता आया है। इसीलिए किसी ने कहा है, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, वो बेचारे हैं, बेचारों से क्या लेना, जो मांगेंगे तूफानों से मांगेंगे, सत्ता में मदहोश इन अहंकारी गलियारों से क्या लेना। अपने संकल्प की सिद्धि से जीतनी है ये जंग हमने, लकड़ी की तुम्हारी तलवारों से क्या लेना। और सर, एक और पहलू है, वो है गरीब का। मैं बस मेरी बात खत्म कर रहा हूं। पीएम गरीब कल्याण के नाम पर 80 करोड़ लोगों को 13 रुपया 75 पैसे का झुंझुना पकड़ाया है आपने, उसका सबूत भी मैं लेकर आया। सर, कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी, इन्होंने उसका नाम बदलकर रख दिया पीएम गरीब कल्याण योजना। एनएफएसए में पहले से ही, सर अब वो इंटरप्ट कर रहे हैं तो मेरा टाइम पॉज करिए, समाप्त करें आप बोलिए। एनएफएसए में पहले से ही हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने देने का प्रावधान है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। 3 रुपए प्रति किलो की रियायती दर से चावल, 2 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर गेहूं, ये हम पहले से ही दे रहे थे। आजकल 75% चावल
और 25% गेहूं देते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल में से 75% 60 करोड़ हो गए। 60 करोड़ को अगर आप 5 किलो चावल 3 रुपए की रियायती दर से दें तो बनते हैं 900 करोड़। 20 करोड़ को 2 रुपए किलो की गेहूं दें तो बनते हैं 200 करोड़। कितने बने 80 करोड़ को? 1100 करोड़। बाकी तो हम पहले से दे रहे थे। 1100 करोड़ 80 करोड़ को तो बनते हैं 13 रुपया 75 पैसे। इसीलिए कहते हैं गरीब के अधिकार पर भी मार्केटिंग करना। जो स्कीम हमने बनाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, उसमें 3 रुपया और 2 रुपया पर पहले से दिया जा रहा था। आप 13 रुपया 75 पैसे देते हैं। सर आपने मुझे कहा था मेरी इंटरप्शन के 11 मिनट मुझे मैंने पूर्ति कर दी उसकी। नहीं सर 5 मिनट में वो देखिए सर आप बिराज 5 मिनट बढ़ा दीजिए। आपने 5 ही मिनट दिए। सर एक छोटा सा पहलू मैं और कहूंगा। आप समाप्त करें मानिस। सर 5 मिनट आपने 10 मिनट आप ही ने कहा। नहीं मैं नहीं देने वाला हूँ, आपकी पार्टी ने आपको दिया, आप समाप्त करें। ओके सर मैं गिव मी 2 मिनट्स आई एम वाइंडिंग अप सर। आप समाप्त। सर तीसरा पहलू है बेरोजगारी। आज बेरोजगारी ही सबसे बड़ी महामारी है और 3 तथ्य रखकर उसके बाद मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सर वायदा था 2 करोड़ रोजगार देने का, यानी 10 साल में 20 करोड़। पर इस सरकार का दुर्भाग्य ये कि यहां प्रधानमंत्री को ही पता नहीं कि रोजगार कितने दिए। मैं आपको उसके 3 उदाहरण देना चाहता हूं। 5 मई 2024 को प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि पिछले 8 साल में 1 करोड़ नौकरी दी। 20 मई 2024 को मैं साक्षात्कार का वीडियो लाया हूं। प्रधानमंत्री एनडीटीवी को साक्षात्कार में कहते हैं 7 साल में 6 करोड़ नौकरी दी। उसके 58 दिन बाद प्रधानमंत्री 13 जुलाई 2024 को मुंबई में कहते हैं 3 साल में 8 करोड़ नौकरी दी। उसके 1 दिन के बाद प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी जी कहते हैं 10 साल में 12.5 करोड़ नौकरी। ये सर दी कितनी है? सर 1 मिनट में मैं वाइंड अप कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम है, आपने मुझे बंद कर दिया। सर प्रधानमंत्री को अगर देश के पता नहीं कि नौकरी कितनी दी तो होगा क्या? एन सन्मुखम कृपया समाप्त। आप कृपया समाप्त कीजिए। आप मैंने पुकार लिया मानिस। सर इन्होंने एक झुंझुना बजट लेकर आए हैं। वो बजट है बदला लो कुर्सी बचाओ। 400 के वादे को 240 पर ला छोड़ने की सजा अब प्रांतों को दी जा रही है। समाप्त हुआ। यूपी ने लोकसभा में आ रहा है, यूपी का नाम माननीय एन सन्मुखम। नहीं रिकॉर्ड आज नहीं आ रहा, रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। माननीय सदस्य सुरजेवाला जी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, बैठ जाए कृपया बैठे। आप कृपया शुरू करें। ऑनरेबल श्री एन सन्मुखम। अंकित नहीं होगा भाई, रिकॉर्ड पर नहीं आएगा। आई विल स्पीक इन तमिल सर। रिकॉर्ड में नहीं आएगा, रिकॉर्ड में सर रिकॉर्ड में नहीं आएगा। नो रिकॉर्ड। फिर बैठे। धन्यवाद। थैंक यू सर। मुकम। I will speak in Tamil sir. Yes. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, 2024-25 ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை இந்த அவையிலே 7வது முறையாக மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் எங்கள் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த சகோதரி அவர்கள் தாக்கல் செய்துள்ளார்கள். அவர் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் என்பதாலோ என்னவோ தமிழ்நாடு புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அவரை குறை சொல்வதற்காக தமிழ்நாட்டை போன்று எதிர்க்கட்சிகள் ஆளுகின்ற மாநிலங்கள் அனைத்தும் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பது என்பது கவலைக்குரியதாக இருக்கின்றது. ஒரு திருக்குறள், இடிப்பாறை இல்லாத ஏமலா மன்னன் கெடுப்பாறை நாமும் கெடும் என்று சொல்வார்கள். அதே போல மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாநிலங்களில் பல்வேறு இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அந்த பேரிடர்களில் அவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு அந்தந்த மாநில அரசுகள் உடனடியாக மக்களுக்கு தேவையான உதவிகள் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு செலவு செய்துள்ளனர். அதன் பிறகு ஒன்றிய அரசின் குழுக்கள் வருகை தந்து பார்வையிட்டு அதனை பரிந்துரையும் செய்திருக்கின்றனர்.
ஆனால் பேரிடரால் செலவு செய்யப்பட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாயை ஒன்றிய அரசு நிதி வழங்காமல் இருப்பது வருந்தத்தக்கதாகும். அதே போல பேரிடர் வருவதற்கு முன்பாகவே வருமுன் சில மாநிலங்களின் தொகைகளை ஒதுக்கீடு செய்திருப்பது வியப்பளிப்பதாக இருக்கின்றது. இயற்கை பேரிடர் என்பது நமது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் 3 பக்கம் கடலால் சூழப்பட்டும் ஒரு பக்கம் மலைப்பகுதியாகவும் இருப்பதினால் பருவநிலை மாற்றத்தின் சீற்றத்தினால் அதிகமாக கடற்கரையோரம் உள்ள மாநிலங்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்படுகின்றன. இதனை கணக்கில் கொண்டு உடனடியாக ஒதுக்க வேண்டிய தொகைகளை மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் கொடுத்து உதவிகளை செய்திட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இந்த அவையில் நாங்கள் வைக்கின்றோம். நிதி அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் நகர்ப்புற முன்னேற்றம் என்பது சிறப்பாக உள்ளது என்றும் ஊராட்சிகளின் நடவடிக்கை, கல்வியின் முன்னேற்றம், பெண்கள் முன்னேற்றம், வறுமை ஒழிப்பு சிறந்ததாக இருக்கின்றது சான்று அளித்துள்ளார்கள். அதனையே நான் சுட்டிக்காட்டி இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை செய்திருக்கக்கூடிய திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்துகின்ற எங்களுடைய மாண்புமிகு முதல்வர் தளபதி மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் உங்களிடம் வேண்டுகின்ற நிதியை அல்ல, கொடுக்க வேண்டிய நிதியை நீங்கள் தொடர்ந்து 3 ஆண்டுகளாக பாரபட்சமாக அணுகி நியாயம் வழங்கப்படுவதில்லை என்பதை இந்த அவையிலே தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம். இன்று வளர்ந்து வரும் நகரமயமாக்கலில் போக்குவரத்து என்பது மிக கடுமையாக பொதுமக்களை பாதித்து வருகின்றது. அதற்காக மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட்டு வருகின்றது. சென்னையில் 2வது மெட்ரோ திட்டத்திற்கு இதுவரை ஒன்றிய அரசு நிதி வழங்கவில்லை. ஆனால் மாநில அரசு தனது பங்கை செலவு செய்து அந்த திட்டத்தில் முன்னேற்றத்தை ஏற்பட்டுள்ளதை தாங்களே அறிவீர்கள். எல்லா வரி வசூலும் உங்கள் கையில் இருக்கும்போது தங்களாலான முயற்சிகளை பெரும் சிரமத்துடன் நல்லாட்சி செய்து வரும் தமிழகத்திற்கு நியாய உணர்வோடு தங்கள் உரிய நிதியை வழங்க வேண்டாமா? மேற்கு கடற்கரையோரம் கொங்கன் ரயில்வே போல கிழக்கு கடற்கரையோரம் ரயில் போக்குவரத்து கொண்டு வர வேண்டும். சேது சமுத்திர திட்டத்தை கொண்டு வரும்பொழுது ராமர் பாலம் பாதிக்கப்படும் என்றீர்கள். இன்று வரை பாலம் காணவில்லை. எனவே இலங்கை இந்திய நல்லுறவை வளர்க்க தனுஷ்கோடி தலைமன்னார் இடையே பாலம் அமைக்க முன்வர வேண்டும். இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு என்பது தேடி கண்டுபிடித்தாலும் இல்லை என்பதை சொல்ல வேண்டும். அரசு IAS, IPS போன்ற சிவில் சர்வீஸ் குரூப் 1 மற்றும் 2 போன்ற உயர் அதிகாரிகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் முனைப்பாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் பல்வேறு நிர்வாகத்தில் குரூப் 4 கடைநிலை ஊழியர்களுக்கான லட்சக்கணக்கான பணியிடங்கள் காலியாக இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக ரயில்வேயில் போதுமான ஊழியர்கள் இல்லாத காரணத்தினால் ரயில்வே இயக்கம் பாதிக்கப்படுகிறது. விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன. நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் மாண்டு போகிறார்கள். ஆனால் அதற்கு விசாரணை செய்வதற்கு மட்டும் மேலதிகாரிகளுக்கு குறைவில்லாமல் இருந்து வருகிறது. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த காலத்திலிருந்து அப்பொழுது இருந்த மேலதிகாரிகளின் அடித்தட்டு ஊழியர்களுக்கான விகிதத்தை சற்று கணக்கெடுத்து பாருங்கள். அதிகாரிகளுடைய எண்ணிக்கை கூடியிருக்கின்றது, ஊழியர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைந்து வருகின்றது. அதாவது அந்த காலங்களில் ஒரு மாவட்டம் என்பது 15 தாலுகாக்களை கொண்டிருந்தன. அதற்கு ஒரு IAS அதிகாரி கலெக்டராக இருந்தார். இன்று 2 தாலுகா ஒரு மாவட்டமாக இருக்கின்றது. அதற்கும் ஒரு IAS அதிகாரி கலெக்டராக இருக்கின்றார். ஆனால் அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அடித்தட்டு ஊழியர்கள் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் அந்த பணிகள் ஒப்பந்த முறையில் நடைபெறுவது மிகவும் விசித்திரமாக உள்ளது. தொழிலாளர் துறையில் ஒப்பந்த முறையில் பணிகள் நடைபெறுகின்றது என்பது வருந்தக்கூடிய செயலாகும். பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்து வருகின்றது. குறிப்பாக BSNL என்பது இந்தியாவிலேயே மாபெரும் பெரிய பொதுத்துறை நிறுவனமாகும். மனிதனின் உடலில் இருக்கும் நரம்புகளைப் போல நாட்டில் உள்ள அனைத்து இடங்களிலும் BSNL இணைப்புகள் சென்று வருகின்றது. அந்தமான் கடலுக்கடியில் கம்பிகள் இழுப்பதாக இருந்தாலும், இமயமலை உச்சியில் கம்பிகள் கொண்டு செல்வதாக இருந்தாலும், மழை வெள்ளம் பூகம்பம் வந்தாலும் தொலைத்தொடர்பு துறையை மீண்டும் இயக்க வேண்டுமென்றால் BSNL உதவி தேவைப்படுகின்றது. அந்த BSNL நிறுவனத்திற்கு தனியாருக்கு இந்த அரசால் கொடுக்கின்ற சலுகையை கூட அரசுக்கு சொந்தமான BSNL நிறுவனத்திற்கு வழங்குவதில்லை. நீங்கள் ஊட்டி வளர்க்கின்ற மிகப்பெரிய தனியார் கம்பெனிகள் இன்று கட்டணத்தை உயர்த்திவிட்டனர். அதனால் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களும் BSNL நிறுவனத்திற்கு திரும்ப ஆரம்பித்து விட்டனர். ஆனால் இந்திய அரசோ சேட்டிலைட் நெட்வொர்க்கை டாடா நிறுவனத்திற்கு கொடுத்து
அதன் மூலம் பிஎஸ்என்ஐ கட்டமைப்பை பயன்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வதாக அறிந்தோம். இது எப்படி இருக்கின்றது என்றால், ஏர் இந்தியாவுக்கு போட்டியாக பல்வேறு தனியார் விமானங்களை ஊக்குவித்து ஏர் இந்தியாவை சாகடித்ததை போல அனைத்தையும் டாடா கையில் ஒப்படைப்பது என்பது பிஎஸ்என்ஐயும் கைவிடுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது வருந்தத்தக்கது. பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்களுக்கு கடந்த 8 ஆண்டுகளாக ஊதிய உயர்வுகள் வழங்காமல் கண்டனத்துக்குரியதாகும். இதேபோல் பல்வேறு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் சாதனைகளை படைத்திருந்தாலும் எவ்வளவு துன்பங்களுக்கிடையே அவர்கள் படைக்கின்ற சாதனையை தன்னுடைய சாதனையாக பாரத பிரதமர் மார்த்தட்டிக் கொள்கிறார். ஆனால் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை வாழ வழிவிடாமல் செய்து வருகிறார். அரசு ஊழியர்கள் விரும்புகின்ற பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நேரடியாக நிறைவேற்றும் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக மாற்று வழியில் கருத்துக்களை கூறுவது சரியாக இருக்காது. புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்து பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமலுக்கு கொண்டு வருவது அரசினுடைய கடமை என்பதை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இபிஎஃப் பென்ஷன் திட்டத்தில் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் தங்களுடைய ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பல ஆண்டுகளாக வைத்து வருகிறார்கள். அந்த தொழிலாளர்கள் சேர்த்து வைத்திருக்கின்ற பணத்திற்கான உரிய வரவு செலவு கணக்குகளை இபிஎஃப் தெரிவிப்பதில்லை. 72ஆம் ஆண்டு குடும்ப ஓய்வூதிய திட்டத்தை பங்குத்தொகையை 95ஆம் ஆண்டு ஓய்வூதியத்தில் இணைத்திருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதற்கும் கணக்கில்லை. 95லிருந்து இன்று வரை ஓய்வூதிய திட்டத்தில் பயனடைந்தவர்கள் இறந்தவர்கள் எத்தனை பேர், அவருடைய கார்பஸ் ஃபண்டு எங்கே போயிற்று என்றும் தெரியவில்லை. ஆக அன்கிளைம்டு என்ற அமௌண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பல லட்சம் கோடி உள்ளது. அதை பற்றியும் இன்று வரை இபிஎஃப் நிறுவனம் யாருக்கும் தெரியப்படுத்துவதில்லை. தொழிலாளர்கள் வியர்வை சிந்தி அவர்களுடைய சேமிப்பை பாதுகாப்பிற்காக இபிஎஃப் நிறுவனத்தில் செலுத்துகிறார்கள். அந்த நிறுவனம் அந்த தொழிலாளர்களுக்கு நியாயத்தை வழங்காமல் அவர்களே ஒரு முதலாளி போல் தொழிலாளர்களை இழுத்தடிப்பது கண்டிக்கத்தக்கதாகும். எனவே இந்த நிதியினுடைய ஆதாரத்தை எல்லாம் கணக்கில் கொண்டு அவருடைய பென்ஷன் உயர்வை நிதித்துறை ஆய்வு செய்து அவர்கள் நியாயம் வழங்க வேண்டும். தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் வழங்க வேண்டிய 1300 கோடி ரூபாய் இபிஎஃப் பாக்கியை நீங்கள் வழங்காமல் இழுத்தடிப்பது நல்லதல்ல. உடனே அதை வழங்க வேண்டும். தொழிலாளர்களின் உரிமை பறிக்கும் 4 சட்ட தொகுப்புகளையும் திரும்ப பெற வேண்டும். உடனடியாக இந்திய தொழிலாளர் மாநாட்டை கூட்டி தொழிலாளர் பிரச்சனையை விவாதிக்க வேண்டும். பல கோடி தொழிலாளர்கள் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களாக உள்ளனர். அவர்கள் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்திற்கு இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் எதுவும் கூறப்படவில்லை என்பது வருந்தத்தக்கதாக உள்ள மிகவும் பெரிய திட்டமான மன்ரேகா 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் அதை உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லாமல் இருப்பதும் வருந்தத்தக்கதாகும். விவசாயிகளுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை சுவாமிநாதன் கமிட்டியின்படி வழங்குவதற்கு எந்தவித உத்தரவாகவும் இல்லை. இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் கூறப்படவில்லை. சிறுதொழில் முனைவோர், வியாபாரிகள் போன்ற அடித்தட்டு மக்களுக்கு எந்த பலனும் இல்லை. தங்கள் கூட்டணி வைத்துள்ளவர்களுக்கு விசுவாசத்தை காட்டக்கூடியதாக உள்ள அறிக்கையாக உள்ளதை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நாங்கள் எதிர்ப்பதோடு எங்கள் தலைவர் அவர்கள் கூறியதைப் போல மாநிலங்களுக்குள்ள உரிமைகளை நேர்மையாக அவர்கள் வழங்க வேண்டும் என கேட்டு என் உரையை முடிக்கின்றேன். धन्यवाद. बैठिए. श्री राघव चड्डा जी. सर आमतौर पे देखा जाता है 20 मिनट्स. सर आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी वित्तीय बजट देश में प्रस्तुत किया जाता है तो देश के कुछ वर्ग उस बजट से खुश होते हैं और कुछ वर्ग उस बजट से निराश होते हैं. लेकिन इस बार सरकार ने वो अचीव कर लिया जिसे अचीव करना संभव ही नहीं था. इस सरकार ने इस बजट से लगभग देश के हर वर्ग को निराश किया. दे हैव मैनेज्ड टू displease all sections of our society. In fact, sir, भारतीय जनता पार्टी के अपने समर्थक भी, अपने वोटर भी इस बजट से बेहद निराश हैं. सर बजट 2024 में अगर आप सर इनको मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो मैं if you want me to yield मैं बैठ जाता हूं. सर आप बैठो, आप बोलने दो. माननीय सदस्य, आप बोलो ना. माननीय सदस्य, क्या प्रॉब्लम है? कृपया बैठे. बैठो. क्या बैठ जाए? बैठो आप. प्लीज बैठिए. आप बोलिए चला. प्लीज कंटिन्यू बोलिए. सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया. अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3 साढ़े
3 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर आज सर मैं अपने इस भाषण को सर 2 भाग में बांटूंगा। पहले भाग में मैं सर सरकार की इतनी दुर्दशा 2024 के चुनावों में क्यों हुई और आज की आर्थिक स्थिति क्या है उस पर बात करूंगा, और दूसरे भाग में कुछ सुझाव भी सरकार को दूंगा। सर पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी। देश की जनता ने उन सीटों पर 18% जीएसटी लगाकर इनको 240 सीटों पर ला खड़ा किया। सर इसके कई कारण बताए जाते हैं। कोई कहता है कि धर्म का कार्ड नहीं चला, कोई कहता है जातीय कारण है, तो कोई कहने लगता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रही। सर ये सब ऊपरी कारण है। मैं 3 कारण बताता हूं जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा हुई। पहला कारण है इकोनॉमी, दूसरा कारण है इकोनॉमी, और तीसरा कारण भी है इकोनॉमी। सुनिए प्लीज, ये सर मैं बैठ जाता हूं। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा है। माननीय राघव चड्ढा जी आपस में बात नहीं करें। माननीय राघव चड्ढा जी, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं है, ये आम बजट पर चर्चा। बोलिए बजट पे आप बोलो। आप बजट पर बोलिए, आम बजट। सर अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो शायद इतनी आपत्ति इन लोगों को ना होती। सर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कई कारण बताए जाते हैं चुनावी हार के, लेकिन मेरे मुताबिक 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण इकोनॉमी, और तीसरा कारण भी इकोनॉमी। मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, चुनावों की बात नहीं कर रहा। सर पहला कारण, सर मैं बैठ जाता हूं सर, इनको चिल्लाने दीजिए, मैं बैठ जाता हूं सर। माननीय सदस्य जब बैठिए, जब आपका समय आए तो आप बता देना दिल्ली में कैसे आ रहे। अभी उनको बोलने दीजिए, बोलिए बंद। अभी उन्होंने बना दिया है। बोलिए। सर पहला कारण हार का है रूरल इनकम एंड इन्फ्लेशन। सर भारत की 60% से ज्यादा आबादी सर गांव में बसती है, लेकिन आज सर सर ये ठीक नहीं है सर। इनकी तबीयत खराब है, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनकी तबीयत खराब है, इनकी तबीयत खराब है। क्या दिक्कत है? इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनकी तबीयत खराब है क्या सर? आज आप बैठिए, बैठ जाए माननीय सदस्य, कृपया बैठे, बैठ जाए मन, कृपया बैठे, बैठिए। आप माननीय सदस्य डिस्टर्ब मत करें, इनको बोलने दें, आपको बोलने का अवसर मिलेगा, अब इनको बोलने दें। हाँ सर मैंने 2.5 मिनट बोला, उसमें 5 बार इन्होंने इंटरप्ट किया। मैं अपना समय सूद समेत इनसे वसूलूंगा सर। सर मैं आगे चलता हूं। सर इस देश में सर पहला मेरा कारण था, ब्याज की आदत ठीक नहीं है सर, रूरल इनकम एंड इन्फ्लेशन। सर आज राइजिंग रूरल इन्फ्लेशन, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, लो क्रॉप यील्ड, इनकम इनइक्वालिटी, फार्मर डेट, हाई इनपुट कॉस्ट, लो इनकम, नो एमएसपी और क्रॉप लॉसेस के चलते ये आलम है सर कि रूरल इनकम ग्रोथ वित्तीय वर्ष 23-24 में डेकेडल लो पे है, डेकेडल लो पे। और सर इसी के साथ साथ किसानों की आय दुगना करने का वादा था, स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी देने का वादा था। वो वादे जब पूरे नहीं हुए तो आलम यह है सर कि पिछले 25 महीने लगातार रियल रूरल वेजेस डिक्लाइन पर हैं लगातार। और इसके साथ साथ यूपीए के दौरान, कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान फार्म वेजेस में 8.5% का इजाफा देखा गया था। एनडीए 1 के दौरान 3% और एनडीए 2 के दौरान -0.6% का इजाफा देखा गया, यानी कि रूरल वेजेस गिरती जा रही हैं। सर मैं ऐसे साधारण भाषा में समझाता हूं सर 2014 में एक दिहाड़ी मजदूर एक दिन की अपनी दिहाड़ी से
3 केजी अरहर की दाल खरीद सकता था सर। सर आज वही दिहाड़ी मजदूर वर्ष 2024 में एक दिन की दिहाड़ी से 1.5 केजी अरहर दाल खरीद पा रहा है, यानी कि महंगाई भी बढ़ रही है और उसकी आमदनी भी घट रही है। इसका नतीजा क्या हुआ सर? इसका नतीजा यह हुआ कि इनका वोट शेयर घटा, रूरल एरियाज में 5% भाजपा का वोट शेयर घटा, इनके खुद के यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर चुनाव हार गए और 398 रूरल सीट्स में से 2019 में इनको 236 मिली थी, आज 398 सीट्स में से इस बार मात्र 165 सीटें मिली हैं, यानी कि रूरल इंडिया में इनको नकार दिया गया है सर। सर दूसरा मेरा जो आज देश में आर्थिक स्थिति है जिसके कारण इनकी भी ये चुनावों में दशा हुई, उसका है फूड इन्फ्लेशन। सर थाली का बजट बिगड़ गया सर, आटा हो, दूध हो, चावल हो, दही हो, हर वस्तु पे महंगाई का आलम है, जीएसटी का आलम है और लगातार इस देश में फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। 9 से 9.5% के लगभग आसपास फूड इन्फ्लेशन मंडरा रही है सर इस देश में। और मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि वो कमोडिटीज जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट थे, वो कमोडिटीज जिसमें हम एक्सपोर्ट किया करते थे, उसमें कैसे महंगाई घुस गई? और अगर वो कमोडिटीज भी महंगी हो गई हैं तो उसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिलता? वो सारा पैसा जा कहां रहा है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। आटा 2014 में 21 रुपए प्रति केजी बिका करता था, आज 42 रुपए प्रति केजी हो गया है। दूध 30 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिका करता था वर्ष 2014 में, आज 2024 में 70 रुपए प्रति लीटर बिकता है सर। देसी घी 2014 में 300 रुपए प्रति केजी पे बिका करता था, आज 2024 में 675 रुपए प्रति केजी बिकता है। अरहर की दाल 80 रुपए प्रति केजी बिका करती थी 2014 में, आज 230 रुपए प्रति केजी बिक रही है और न जाने कितनी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं सर। और अगर यही रफ्तार रही महंगाई की तो जितनी रफ्तार से 303 से 240 पर आए हैं उससे तेज रफ्तार से 240 से 120 पर आएंगे सर ये लोग। सर थर्ड रीजन इज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। सर इनफॉर्मल सेक्टर हो या फॉर्मल सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है। और सीएमआई की रिपोर्ट यह बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट दर ऑर्गेनाइज सेक्टर की इस देश में 9.2% है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो बात ही भूल जाइए, ऑर्गेनाइज सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट दर 9.2% है। और हम लोग अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेस को किस कागार पे लाकर खड़ा कर दिया है उसका आलम देखिए सर। उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय में पीएन की पोस्ट के लिए 368 नौकरियां निकली, 23 लाख लोगों ने उसके लिए आवेदन पत्र दिए। इंडियन रेलवेज के ग्रुप डी एम्प्लॉइज में 63,000 पोस्ट निकली, उसके लिए 2.5 करोड़ लोगों ने आवेदन पत्र दिए। 2.5 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा है सर। सर 9,900 कांस्टेबल पोस्ट बिहार पुलिस निकालती है, उसके लिए 11 लाख आवेदन पत्र आते हैं। और सर सारी चीजें छोड़िए, महाराष्ट्र सचिवालय के कैंटीन में 12 वेटरों को भर्ती करने के लिए जब आवेदन पत्र मांगे गए तो 7,000 लोगों ने आवेदन पत्र दिए, जिसमें कई पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स भी शामिल थे। सर ये बेरोजगारी का आलम है। चौथा, की सेक्टर स्टैग्नेशन। जितने की सेक्टर्स हैं इस देश में, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रेड हो, जो इंप्लॉयमेंट क्रिएट करते उसमें एक स्टैग्नेशन आता जा रहा है। और इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो लगातार घटती जा रही है। और मुझे बताते हुए दुख है कि न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वित्तीय वर्ष 24-25 के पहले क्वार्टर में 25 ईयर लो पर आ खड़ी है, यानी कि निवेश नहीं कर रही है इंडस्ट्री आज भारत देश की। सर पांचवा कारण है गिरती हुई पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। देश के 12 राज्यों में लगातार पर कैपिटा इनकम घटी, उन 12 में से 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी घटा। छठा कारण, डिक्लाइन इन फाइनेंशियल सेविंग्स एंड राइजिंग डेट बर्डन ऑन द इंडियन हाउस होल्ड, यानी कि एक औसतन भारतीय परिवार का कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसकी सेविंग्स घटती जा रही हैं। फाइनेंशियली हम लोग फ्रेजाइल होते जा रहे हैं। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने खुद कहा कि सेविंग्स बैंक अकाउंट खातों में से सेविंग्स गायब होती नजर आ रही हैं। हमारा नेट फाइनेंशियल सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो वो घट रहा है, हाउस होल्ड सेविंग्स हो वो घट रही हैं और लगातार सेविंग्स में डिक्लाइन देखा गया। और मैं सिर्फ बुराई नहीं करना चाहता, मैं सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं आने वाले अपने भाषण के भाग में 8-10 महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार के लिए लाया हूं। देश हित में, देश की अर्थव्यवस्था के हित में सुझाव देना चाहता हूं। पहला,
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट हाँ नंबर पॉइंट ऑफ नंबर 352 तो मुझे जवानी याद हो गया मुझे sir, while our honorable member Chinese is speaking, he is speaking about the general politics. That point of time, minister from the treasury benches, MOS from the treasury benches intervene. Honorable chair allowed to intervene him, that's okay. But while intervening, he personally made allegation against the honorable member Chinese. As per Rule 352, is it applicable, sir? Is it against the rules? It is clear. A minister is violating the rule, and that minister already closed the post of order. He tried to attack the members. Okay. How can a minister attack the members, okay. sir? How can a minister? Venugopal ji, please. Okay. This is actually against the customs Okay. and conventions and decorum of this house. You are the person to keep the decorum of the house. Plus, we need an action. He has to apologize, sir. Okay. मिनिस्टर, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी भी यहाँ विराज रहे और रक्षा मंत्री जी भी कुछ बात कहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ की स्पीशीज को उठाकर देख लें, किसने क्या बोला है। यदि किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है अथवा संसद की मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की है, उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाए और पूरे सदन में शांति हम सब बनाए रखें और उसके बाद सदन की कार्रवाई। नहीं, दूसरा विषय एक और होना चाहिए। आज भविष्य में तय होना चाहिए, चाहे सत्ता हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी सदस्य हो, हम इस लाइन से बाहर ना है। ओके, एक मिनट प्लीज, मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए बात। इसीलिए नो प्लीज नो। इसीलिए माननीय रक्षा मंत्री जो सदन के उपनेता, उन्होंने कहा है, चेंबर में ही कहा है, अभी भी कहा है, व्यक्तिगत रूप से भी कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि कोई भी सदस्य हो, चाहे इस दल का हो चाहे उस दल का हो, और माननीय मंत्री को तो विशेष रूप से, ठीक है ना, मैंने बता दिया ना, विशेष रूप से हम सदन की इस गरिमा को यहां तक कम नहीं करें ताकि देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की गरिमा के विषय में जाए। कुछ भी टिप्पणी करना है, कोई विषय है, आप चेंबर में आके मिले, आप विषय बताएं, आगे से उस विषय पर और सार्वजनिक रूप से बात करेंगे और अंदर बैठ कर भी बात करेंगे सब दलों से। लेकिन हमें ये मर्यादाएं बनाए रखना चाहिए कि कभी भी इनको रिकॉर्ड में भी नहीं जाता, अनरिकॉर्डेड भी रहता है और आपस में डिबेट चलती रहती है। अनरिकॉर्डेड भी कई मान्य सदस्य कुछ भी टिप्पणी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आपको किसने बोलने की इजाजत दी? नो। और फिर कोई भी मान्य सदस्य अनरिकॉर्डेड चीज कुछ भी आसन के बारे में बोल जाते हैं। अब रिकॉर्डेड अगर बोलते हैं तो टेक फॉर एक्शन करता ही करता मैं, इसमें कोई किसी भी सूरत में आसन पे ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे तो कार्रवाई करूंगा ही करूंगा, पर अनरिकॉर्ड भी बोल जाते हैं। इसलिए हम जो होगा मैं भी कोशिश करूंगा और सभापति तालिका में बैठे सब लोग भी कोशिश करेंगे। सभापति तालिका पे सब दल के लोग बैठते हैं, और सब दल के लोग जब सभापति तालिका में बैठते हैं तो वैसी मर्यादा रहते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य उतनी मर्यादा रखते हैं, और सदन की मर्यादा को कोई भी दल का सदस्य हो लेकिन सभापति तालिका में बैठता है तो वो उसकी उतनी ही मर्यादा रखता है, चाहे कोई भी दल का हो। ये अपेक्षा है कि हम इसका ध्यान रखें। सुनील तटकड़े जी, अब बोलिए सर, कंटिन्यू कंक्लूड कर दे प्लीज, एक मिनट प्लीज। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल स्पीकर सर। एक मिनट कंक्लूड कर लें। स्पीकर साहब, आपने जैसा बोला है, हम आपका सम्मान करना हमारी ड्यूटी है और हम करेंगे, और आप हाउस के कस्टोडियन हो, आपकी हर बात पे माने।
और सर मैंने बजट में फिजिकल डेफिसिट के बारे में बोला है, गिर रही रुपए की कीमत के बारे में बोला है, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा कीमतों के कारण बढ़ रही महंगाई के बारे में बोला है, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया वो बोला है, दलित वर्ग को इग्नोर किया गया है, महिलाओं को इग्नोर किया गया है, लगभग पूरे देश को, कुछ राज्यों को भी उनको भी दिया नहीं गया, सिर्फ पॉलिटिकली लुभाया गया है, उनको कुछ नहीं मिला एक्चुअली में, तो उसके बारे में बोला है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं और कोशिश करता हूं और रहूंगा, जो बोलूंगा वो कानून के दायरे में रहकर। पिछले माननीय स्पीकर साहब, आज देश श्रीमान राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। अलग अलग वर्ग के लोग उनको आकर मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और कल किसान ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होकर उनके पास आई और उन्होंने और इंडिया अलायंस ने की तरफ से अपना पूरा उनकी जो डिमांड्स है उसका भरोसा दिया है, और इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी आज किसानों की जो डिमांड्स हैं उनके साथ है, उनके पूरा उनके साथ खड़ा। माननीय स्पीकर साहब, किसान मांग क्या रहे हैं? बजट में वो चीजें नहीं आई। किसानों से वादा किया गया था, जब यहाँ एजिटेशन हुआ जिसमें 736 लोग मरे, शहीद हुए, पंजाब सरकार, कांग्रेस की सरकार जिसमें मैं मुख्यमंत्री था, 736 परिवारों को नौकरियां दी गई। जितने लोग एजिटेशन में मरे सबको हमने नौकरी दी और साथ में 5 लाख रुपया उनके परिवारों को कंपनसेट किया, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। माननीय स्पीकर साहब, आज किसान वो चीज मांग रहे हैं जिसकी केंद्र सरकार ने उनके साथ कमिटमेंट की है लिखती, कि हम आपको एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। क्यों नहीं दी जा रही? और किसान चाहता क्या है? ऑथेंटिकेट करें, और एकदम गलत बोल रहे हैं, टोटली बेबुनियाद बात बोल रहे हैं, हवाई बातों के ऊपर चलनी थी, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ऑथेंटिकेट करना आवश्यक है। ये गलत बातें बोल के लोगों को गुमराह करना, ये चलनी थी कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस की रोज की इनकी कहानी है। लोगों को गलत बोल के लोगों को भ्रमित करना और बेबुनियाद बातों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इनको तुरंत ऑथेंटिकेट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि जो गलत बातें बोलकर, पूरी बेबुनियाद बातें बोलकर हमारे मेहनती किसानों को, हमारे अन्नदाताओं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। पहले ये बताएं। स्पीकर साहब, मेरा स्पीकर, कोई बात नहीं। स्पीकर साहब, अगर किसान, देश का किसान जो देश का अन्नदाता है, जिसने आजादी के बाद देश को अन्न से भरपूर किया है, अगर देश का अन्नदाता, सर आप बैठ जाइए प्लीज, अगर देश का अन्नदाता आज गरीबी की हालत में चाहता है कि उसका कर्ज माफ हो, तो उसमें क्या गलत मांग रहा है वो? क्यों उनका कर्जा माफ नहीं हो रहा? आप पूंजीपतियों का कर्जा लाखों करोड़ माफ करते हो, उनका 5-5, 10-10 लाख, 2-2 लाख आप कराया गरीब मजदूर और किसान का क्यों नहीं करते हो? मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, इसमें क्या आपत्ति है? और स्पीकर साहब, 4 अभी राहुल जी ने कहा था कि आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो। मैं बताता हूं, 4 NSA लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये नहीं, क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? और स्पीकर साहब, आपको क्या आपत्ति है?
आज के आज ऑथेंटिकेट करे। माननीय सदस्य जो आप बोल रहे हैं उसका प्रमाण भी प्रस्तुत कर देना। साहब मैं उनकी एक डिमांड मैं ये बात करना चाहता हूँ। इनका आरोप है, मैं आपसे आरोप है कि स्पीकर साहब की वजह से स्पीकर साहब वो बात को ऑथेंटिकेट करें। किसान धरने के लिए, सर, किसान एजिटेशन के लिए करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे, बोल दिया उनको ऑथेंटिक करेंगे। यार चेन्नई ही क्यों दुख रहा है, आपको बोलने दो यार। इससे उनको गलत NH लगाए, ये बोला है। स्पीकर साहब ऑथेंटिकेट करे, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। किया तो बोलने नहीं दे रहे। स्पीकर साहब आप जो तथ्य बोल रहे हैं सदन में बोल रहे हैं, साहब मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ भी करना कि किसान प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी। सर पार्लियामेंट्री सिस्टम सबको मालूम है, एक दूसरे को पाठ पढ़ाने का नहीं है। सुनो सर, देखिए जब मेंबर बोल रहे हैं, जब एक मेंबर बात बोल रहे हैं और वो गलत अगर बात बोलता है, यहाँ सब एक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रालय को संभाला और संबंधित विषय को जानकारी रखता है, उन्होंने बोला कि अगर आपने एलिगेशन लगाया उसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए, उसमें ये क्यों खड़े हो गए, मुझे समझ में नहीं आया। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, अगर कोई मेंबर गलत बयान देता है तो यहाँ से ट्रेजरी बेंच से उसको ऑथेंटिकेशन मांगना, ये तो एक परंपरा है। ये पूरा कांग्रेस वाला क्यों खड़े हो गए? और वैसे भी सदन में इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है, ये गलत बात है। इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूँ कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। ऐसा सदन को गुमराह हवा में बात करके आप सदन को आप गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, गलत बात नहीं बोल सकते यहाँ पे। स्पीकर साहब किसान प्रधानमंत्री जी को सरकार को मिलना चाहता है। वो पंजाब से चले हैं और उनको 1 मिनट आपके बोल। अरे भैया बैठ जाओ। सुनो ना स्पीकर साहब, एक मिनट टू ऑथेंटिकेट, बट इट शुड बी इनटू हिज नॉलेज। लोकसभा में ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है, ये राज्यसभा में होता है, ये उनका जानने का विषय है। इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड इन पार्लियामेंट, सो ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, ही शुड विथड्रॉ। क्या बोल रहे हैं सुदीप दा बहुत सीनियर आदमी है, मैं उनका इज्जत करता हूं, लेकिन स्पीकर का डायरेक्शन 115 1 2 3 4 वो ये कहता है कि कोई मेंबर यदि गलत करता है तो या तो मंत्री या मेंबर उसको सुधार सकता है और स्पीकर उसको कह सकते हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। इसलिए इस रूल के बारे में सुदीप दा को पता होना चाहिए और वो ऑथेंटिकेट उनको करना है। ये रूल कहता है सर, और ये रूल के आधार पर उनको ऑथेंटिकेट करना है। चन्नी जी, स्पीकर साहब, माननीय सदस्य, आपका बहुत समय हो गया, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो जाएगा। उनका समय काटने के बाद बात कर रहा हूं, उनका सबका समय काटने के बाद बात कर रहा हूं। मुझे दिक्कत नहीं है, आपकी पार्टी का समय हो रहा है, आपके मेंबर का मौका नहीं मिलेगा। स्पीकर साहब, बोलिए साहब, मेरे गुरु की वाणी है, मेरे गुरु की वाणी ये कहती है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जावे, जो झूठा होता है उसको आग लग जाती है जब कोई सच बोलता है। मैं किसानों की बात कर रहा हूं, मैं मजदूर की बात कर रहा हूं, और ये लोग मुझे बोलने नहीं देते। क्या
क्या दुश्मनी है तुम्हारी किसानों के साथ? क्या दुश्मनी है तुम्हारी किसानों के साथ? मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या बिगाड़ा आपका? स्पीकर साहब, किसान सरकार से मिलने के लिए दिल्ली के लिए आए। ये बजट का विषय नहीं है सर, बजट का विषय इसलिए है कि हमें कर्जा माफी चाहिए, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। सदन में चर्चा बजट पे बोल रहा हूँ कि कर्जा माफी चाहिए। और जो लोग यहाँ कोई किसे मिले नहीं मिले, ये तो मेरी स्पीकर साहब मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे मिलना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा रास्ता, क्या हम हिंदुस्तान में नहीं है पंजाबी के हरियाणा में पक्का बैरिकेड लगा दिया गया कंक्रीट का और किसानों को दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा है। और हरियाणा पुलिस ने किसान के गोली मारकर सामने से मारा है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसान आपका दुश्मन क्यों है? स्पीकर साहब ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं ना बोलूं। नहीं, मैं नहीं चाहता, आप बजट पर बोलते रहे। चलो ये है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो अब हो गया, मिलना ना तुम खाली ना हम खाली। सुनील तटकरे, माननीय सदस्य सुनील तटकरे। Me an opportunity to start the debate on the general budget on the behalf of Treasury Bench. I have no words to express gratitude for the Indian leaders. I am the only one from the NCP, but I have been given an opportunity to start the debate. आपका चेयर ये है, तुम्हारा चेयर ये है। Sir, I have been taken and placed. I have been taken and placed. Bear with me all my. अभी सीट का आवंटन नहीं हुआ है, प्लीज। नो वो सीट भी, एक मिनट प्लीज बैठिए। वो सीट भी एनडीए की है और मंत्रीगण की सीट है। चलिए बोलिए आप। आपकी भी सीट नहीं है, अभी सीट आवंटन नहीं हुआ है। चलो बोलिए। So I have no words to express my gratitude towards worst towering leader Narendra Ji Modi. Whole India is headed by him. बैठिए प्लीज। But I would like to express my feelings. हो गया, बहुत हो गया। माननीय, I have been taken place. माननीय, I will talk in my Marathi language till the Marathi language has been given classical language status. So bear with me all my colleagues. I will talk in my Marathi language. प्लीज, मैं बात चलिए। देशाच्या संसदीय लोकशाही प्रणाली व्यवस्थेमध्ये 18व्या लोकसभेमध्ये आपण या ठिकाणी आहोत। जगाच्या पाठीवरती शक्तिमान असलेल्या नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाची काबीज या विरोधकांना किती झाले ते आपल्याला गेले 2 दिवस या ठिकाणी अनुभवायला मिळते। या देशाचा अर्थसंकल्प मांडला गेला, पण मला अभिमान वाटतोय माझ्या 40 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये अध्यक्ष महोदय की 62 सालाच्या नंतर पहिल्यांदा, या 21व्या शतकात पहिल्यांदा या देशातील जनतेने तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वावरती विश्वास ठेवत 140 कोटी जनतेने त्यांना या देशाचं तिसऱ्यांदा नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली। पाहिलं आम्ही या देशाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जात असताना एक खोटं नॅरेटिव्ह या देशभरामध्ये शेअर करण्यामध्ये आलं। मोदी साहेबांना टीकेचं लक्ष देत या देशामध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, पण या देशातला सुविधा नागरिक इतका शुद्ध आहे। प्लीज कीप सायलेंस। तुम्हाला काय वाटते मी बोलतो महाराष्ट्राचं, तुम्ही काळजी करू नका। अरे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ताकद आहे, त्या महाराष्ट्राची शान मिस्टर सुनील तटकरे जी, खाली घालवली। सुनील तटकरे जी, तुम्ही ऐकत राहते। सुनील तटकरे जी, मला ऐकायला त्यावेळेला शरम वाटेल। अशा पैसे तुम्ही महाराष्ट्रात तटकरे जी, श्री सुनील जी,
श्री सुनील जी, 140 कोटी जनते ने या आप देशातल्या चेयर को एड्रेस जनतेने करिए, आप उधर मत विश्वास देखिए, आप व्यक्त चेयर को केलाय. एड्रेस करिए, आप चेयर. माझी त्यांना विनंती आहे, त्यांना सहन होत आहे आणि सांगता येत असं वाटायची काही गरज नाही. मी बोलतोय स्वच्छ भाषेत. मला अभिमान आहे या गोष्टीचा, मला अभिमान आहे या गोष्टीचा की देशातल्या 140 कोटी जनतेने नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वावरती विश्वास व्यक्त करत 21व्या शतकात पहिल्यांदा तिसऱ्यांदा या देशाचं नेतृत्व करण्याची संधी दिली. याचा अभिमान आम्हाला सर्व देशवासियांना त्या ठिकाणी आहे, हे मला आवर्जून या ठिकाणी सांगायचं आहे. संसदीय लोकशाही प्रणाली व्यवस्था डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली. 52 सालामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान झाले, 57 मध्ये झाले, 62 मध्ये झाले. कल्याण अध्यक्ष महोदय, कल्याण जी बैठ जाए. या देशामध्ये प्रिंट व्यवस्था नव्हती, सोशल मीडिया इतका प्रभावीपणा नव्हता त्या ठिकाणी. क्या बोले मैं? Nothing will go on record. Nothing will go on record. कल्याण बनर्जी जी, मिस्टर कल्याण बनर्जी, मिस्टर कल्याण बनर्जी जी, यू आर ए सीनियर. मिस्टर कल्याण बनर्जी जी, क्या बोला मैंने? संदीप दादा, काइंडली मैं क्या बोला है? कल्याण जी, कृपया कल्याण जी, कल्याण जी मैं आपसे, कल्याण जी, कल्याण जी, कृपया बैठ जाए. अच्छा बैठ जाए. माननीय रक्षा मंत्री जी आप बैठ जाएं. माननीय रक्षा मंत्री जी बैठ जाएं. आप सब बैठ जाएं. कृपया आप सब बैठ जाएं. माननीय रक्षा मंत्री जी आप बैठ जाएं. आप बैठ जाएं. आप बैठ जाएं. आप बैठ जाएं. कल्याण बनर्जी जी, कल्याण बनर्जी जी मैं आपको व्यवस्था दूंगा. आप कृपया आप सब लोग बैठ जाएं. कृपया आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें. कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें. कौशलेन जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें. कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें. मैं सुदीप दादा आपसे आग्रह करूंगा कि सदन की मर्यादा है. कल्याण बनर्जी जी आप बैठना चाहें कहीं बैठ जाएं. कल्याण बनर्जी जी आप कहीं बैठना चाहें बैठ जाएं. आप संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री आप कहीं बैठना चाहें बैठ जाएं. मैं रूलिंग दे रहा हूं. कहीं बैठना चाहें आप बैठ जाएं. तो आप बैठ जाइए ना. आप कहीं बैठना हो तो बैठ जाइए. कृपया आप, जब आपने कहा मैं कहीं बैठना चाहता हूं, आपने कहा मैं कहीं बैठना चाहता, आप कह रहे मैं कहीं बैठना चाहता हूं. आप बैठ जाएं. आप कृपया बैठ जाएं. आप सभी लोग बैठ जाएं. आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें. कृपया आप जानते हैं सभी पॉलिटिकल, आप वहीं बैठ जाएं. आप सब लोग बैठ जाएं. आप बैठ जाएं. कृपया बैठ जाएं. बैठ जाएं. बैठ जाएं. कल्याण बनर्जी जी, कल्याण बनर्जी जी सदन में जानबूझ करके आप इस तरह का व्यवधान मत करिए. 3 बजे तक मैं सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं. वितरण नहीं है.
महोदय, हमें इस दिशा में भी सोचना होगा। मानव प्रगति और आर्थिक प्रगति दोनों अलग अलग विषय हैं। मानव प्रगति में हम मानवीय विकास के पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मानवीय प्रगति में हम सामाजिक आर्थिक स्थिति, लोगों की बराबरी और गरीबी को आंकते हैं, लेकिन आर्थिक प्रगति में हम सिर्फ धन के संचय पे ही केंद्रित रहते हैं। तो धन के संचय से अधिक बातें मानवीय विकास की भी होनी चाहिए। सभापति महोदय, इस बजट में किसानों को लेके कुछ स्पष्ट नहीं था। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता। एमएसपी को लीगलाइज करने की कोई बात नहीं है इस बजट में। ये लोग 100 रुपए फसल की कीमत बढ़ा के कहते हैं कि हमने किसानों का भला किया, लेकिन ये नहीं बताते कि खाद की बोरी की कीमत 200 रुपए बढ़ा देते हैं और वहीं बोरी का वजन भी घटा देते हैं। महोदय, बिहार के विकास विशेष पैकेज को लेकर काफी बातचीत हुई। सब लोगों ने कहा कि बिहार को पता नहीं क्या मिल गया, अलग से विशेष पैकेज दे दिया। ये बिहार को विशेष पैकेज की रीपैकेजिंग और फिर रीपैकेजिंग की नई रीपैकेजिंग की है इन्होंने। ये वही बात हुई कि 4 आने को आप 1 रुपए बता देने से 4 आना 1 रुपए नहीं होता, वो 4 आना ही रहता है। सिलेबस और किताब, बिहार के पैकेज को लेकर यही कहना चाहूंगा कि सिलेबस और किताब वही है, सिर्फ उसका जिल्द बदला है। वो हर साल ये बिहार के विकास को लेकर वो सिर्फ जिल्द बदलते हैं, रैपर चेंज करते हैं और कुछ नहीं बदलता। 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार एक काफी ड्रामेटिक अंदाज में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। 1,25,000 करोड़ और 40,000 करोड़ रुपए उसमें अन्य निवेश, जैसे चेरी ऑन केक होता है, वैसे 1,25,000 करोड़ के अलावा 40,000 करोड़ उन्होंने अन्य विशेष निवेश के लिए निर्धारित किए थे, आवंटित किए थे। इनफैक्ट अब इस बजट में इन्होंने हाईवेज के लिए 26,000 करोड़ बिहार के लिए आवंटित किए हैं। 2015 में 54,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हम पूछना चाहेंगे कि जो उस वक्त 54,713 करोड़ रुपए आपने बिहार के हाईवेज के लिए आवंटित और निर्धारित किए थे, उसका क्या हुआ? अब आप 26,000 करोड़ रुपए दोबारा दे रहे हैं। उस वक्त 2015 में बिहार में एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आपने 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस बजट में फिर आप नए एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। उस बजट में आपने 250 करोड़ रुपए रक्सौल में एयरपोर्ट के विकास और निर्माण के लिए निर्धारित किए थे। वहां महोदय एक ईंट तक नहीं लगी है आज तक 9 वर्ष में, फिर आप एयरपोर्ट के लिए वहां आवंटित कर रहे हैं। आपने बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए 2015 में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। फिर इस बजट में अब बांका से बगल वाला जिला सटा हुआ है भागलपुर। अब इस बजट में आपने 21,400 करोड़ रुपए थर्मल पावर प्लांट के लिए आवंटित किए हैं। फिर 35 में भागलपुर जिला में, मतलब 20,000 करोड़ रुपए आप 2015 में बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए कर रहे थे और अब आप 21,400 भागलपुर में कर रहे हैं। 9 वर्षों में जिला चेंज हो गया, आपका 20,000 करोड़ से 21,400 करोड़ हो गया, कुछ नहीं हुआ उसका। सभापति महोदय, प्लीज अपनी सीट से मत बोलिए, आप बैठ कर ना बोले, उनको बोलने दीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी पुरानी मांग है। प्लीज। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी पुरानी मांग है। तत्कालीन 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उससे लेकर अब तक लगातार हमारी मांग रही है। अभी कुछ दिन पूर्व नीति आयोग की एक रिपोर्ट हुई, सस्टेन डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास के लक्ष्य का जो सूचकांक था वो प्रकाशित हुआ। मैं कहना चाहूँगा कि सभी माननीय सदस्यों को बिहार के संदर्भ में नीति आयोग की वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। किन किन सूचकांक में हम उसमें पीछे हैं और उन सूचकांक हैं, सतत विकास के लक्ष्य के जो सूचकांक है, उनको पैमाना मानते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए एक स्वर में सबको मांग उठानी होगी। बिहार में 15 वर्षों से अधिक एनडीए की सरकार रही है, 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इन्हीं के नीति आयोग के पैमाने पर बिहार समावेशी विकास की दौड़ से बाहर है। जब से 15 वर्षों में और 10 वर्षीय बिहार सतत विकास के लक्ष्यों
को हासिल करने में बिल्कुल फिसड्डी बना हुआ है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला मात्र रह गया है। एक तरफ जहां नीति आयोग के एसडीजी गोल सूचकांक में राष्ट्रीय औसत 71 है, वहीं बिहार का सबसे नीचे 57 है और ईयर ऑन ईयर ये नीचे जा रहा है। गरीबी उन्मूलन में बिहार का स्कोर देश में सबसे न्यूनतम 39 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 72 है। शून्य भुखमरी में भी बिहार सबसे नीचे है, जिसमें बिहार का स्कोर 24 है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और लैंगिक समानता में भी बिहार देश में सबसे पीछे है। असमानता कम करने के क्षेत्र में भी बिहार के कम अंक हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बिहार कहीं नहीं दिख रहा। राज्य की नीतियां बगैर लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ बनाई जा रही हैं। उनका क्रियान्वयन भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। कैसे पुल गिर रहे हैं सबने देखा है। तो पिछले 10 वर्षों में बिहार को केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। इसलिए हम कहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अवश्य ही देना चाहिए और विशेष पैकेज नए रैपर में बदल के नहीं दीजिए, उसको आप अभी आवंटित कीजिए और एक टाइम लिमिट के साथ आवंटित कीजिए कि इस समय में इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको ये धनराशि मिली है और उसका क्रियान्वयन हो और वो इम्प्लीमेंटेशन हो। महोदय, जैसे मैंने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है, सबसे अधिक आबादी युवाओं की है और बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। विगत 10 सालों में हमारे देश में बेरोजगारी दर 5.4% से बढ़कर 9.2 हो गई है, जो कि अत्यधिक चिंताजनक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तो सरकार ने दिए नहीं बजट में, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक आज देश में बेरोजगार जो लोग हैं उसमें 83% युवा बेरोजगार हैं और आधे से अधिक इंडियन ग्रेजुएट्स जो हैं वो बेरोजगार है, यानी हर दूसरा ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है। पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी दर 65.7% है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17.5 युवाओं के पास ही काम है, यानी कि गांव में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 83% युवा बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि महोदय बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती है। बिहार में हमारे 17 महीनों की महागठबंधन की सरकार ने उसे दूर करके दिखाया भी है। बिहार में तेजस्वी मॉडल के तहत महज 17 महीनों में हमने 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी, 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई। अगर बिहार जैसे कम संसाधन वाला प्रदेश, पिछड़ा प्रदेश 17 महीनों में एक युवा उप मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के दम पर 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां दे सकता है, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवा सकता है, तो हम देश भर में 10 साल में करोड़ों नौकरियां क्यों नहीं दे पाए? जबकि देश में 30 लाख पद रिक्त हैं, तो हमें उन पदों को भरने की दिशा में भी इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। सभापति महोदय, यह पूरा देश जानता है कि लालू जी के शासन से पहले बिहार में गैर बराबरी का बोलबाला था। पिछड़े, गरीब, दलित, वंचित वर्ग के लोग सामाजिक पायदान में बड़े लोगों के सामने खाट पर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय के जरिए बराबरी का कुआं और बराबरी की खाट दी। अब हमारे नेता तेजस्वी जी का मिशन आर्थिक न्याय के जरिए इन लोगों को बराबरी का ठाठ देने का है। सभापति महोदय, इस सरकार का क्या कहें? 10 वर्ष पूर्ण बहुमत के शासन के बाद भी ये अपने भाषणों में और अपने बजट में अपनी उपलब्धियों के बखान के बजाय ये सिर्फ विपक्ष की निंदा और आलोचना में अपना समय जाया करते हैं। शायद विपक्ष की निंदा करने से इनको अपनी शासकीय जो खामियां हैं, कमियां हैं, असफलताएं हैं, उनको छुपाने में इनको मदद मिलती होगी, लेकिन इस विपक्ष की आलोचना और निंदा से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है और जनता ने इस चुनाव में यह अच्छे से बता भी दिया है। सभापति महोदय, जनता मुर्दों की नहीं मुद्दों की बात करना चाहती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं और जनता के मुद्दों को दफन कर देते हैं। अभी देश में क्या हाल हो रहा है हम सब ने देखा। अभी उत्तर प्रदेश में
हालिया घटना हुई, क्या खतरनाक ट्रेंड हो रहा है, कैसे खतरनाक बंटवारा कर रहे हैं, फल वालों को ये नाम की तख्ती लगाने की ताकीद कर रहे हैं। बताइए, एक फल बेचने वाला अपना फल बेचने को स्वतंत्र नहीं, तो समझो उस जगह लोकतंत्र नहीं। हम कहाँ ले जा रहे हैं अपना भविष्य? क्या सिखा रहे हैं हम छात्र छात्र युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को? वो दिन दूर नहीं जब बच्चों को ये लोग ऐसे अनार आ से आम की जगह ऐसे अनिल का अनार और आ से आसिफ का आम पढ़ाना शुरू कर देंगे। महोदय, सत्ता के लिए सबको सता रहे हैं। यह ना हमारे देश की संस्कृति है, धर्म के नाम पे बंटवारा, जाति के नाम पे बंटवारा, और ना ही हमारी सामाजिक विरासत है, और ना ही हमें मानवता और इंसानियत यह सब सिखाता है। यहां से कुछ ही दूरी पे इंडिया गेट है। आप इंडिया गेट पे जाकर देखिए, वहां जो शहीदों के नाम लिखे हैं उनमें सबसे अधिक मुसलमानों के नाम हैं, सिखों के नाम हैं, किसानों के परिजनों के नाम हैं। इस देश की जंग आजादी में जिन्होंने सबसे अधिक कुर्बानी दी, आप उनको रिडिक्यूल करते हैं, आप उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा है, किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं है। महोदय, लोगों को धर्म के नाम पर बांटना भी सबसे बड़ा अधर्म है। मानवता को बांटने वालों को छांटना होगा, और जनता ने इसकी शुरुआत इस लोकसभा चुनाव से कर दी है। इस चुनाव में 64 करोड़ मतदाताओं में से 41 करोड़ मतदाता सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, अमन, चैन, शांति और संविधान की इस धारा के साथ खड़े रहे। अंत में महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन जय धनवान बोलने वालों को हम जय संविधान बोलते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, सत्यमेव जयते। थैंक यू। श्री सीवी षणमुगम, he's not there. Dr. Medha Vishram Kulkarni, this is your maiden speech. Yes. Thank you, माननीय उपसभापती महोदया. मी माझं हे भाषण मराठीमध्ये करू इच्छिते. माननीय नरेंद्र मोदी जी. Now we've called out the other name. We'll call out his name after this. मुझे समझ में आती है मराठी. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांचे तिसऱ्या टर्म बद्दल मी मनापासून अभिनंदन करते. त्याचबरोबर माननीय वित्तमंत्री निर्मलाजी सीतारामन यांचेही मी अभिनंदन करते की त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे बजेट या ठिकाणी सादर केलेलं आहे. भारताला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी, प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यासाठी असं हे बजेट हे नक्कीच देशातल्या सगळ्या राज्यांसाठी पूरक असं कार्य करेल. प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून याचा मला विश्वास वाटतो. राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या अभिभाषणामध्ये एक विधान केलं होतं, ये सदी भारत की सदी है. I request everyone on this side to please be silent. Please listen to her maiden speech. Please continue. राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या अभिभाषणामध्ये एक विधान केलं होतं की ये सदी भारत की सदी है. हे वाक्य सार्थ करत यावर्षीचं हे अंदाजपत्रक विकास भी और विरासत भी हा नारा देत देशातल्या सगळ्या राज्यांसाठी भरभक्कम अशी तरतूद कुठल्याही प्रकारचा सापत्न भाव न बाळगता करण्यामध्ये पुढाकार घेऊन यशस्वी झालेला आहे. या विकासामध्ये, देशाच्या विकासामध्ये प्रत्येक राज्याचा सहभाग असतो. मी महाराष्ट्रातून येते. महाराष्ट्र हे अतिशय प्रगतिशील असं राज्य आहे, ज्या राज्यातून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी एकेकाळी तत्कालीन मोगलाई सरकारला, हिंदुस्थानाला छळणाऱ्या अशा जुलमी सत्ताधाऱ्यांना त्यांच्या विरुद्ध लढा देऊन हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं. आणि त्यानंतर या स्वराज्याचा झेंडा श्रीमंत बाजीराव पेशवे यांनी अटके पार नेला. त्या महाराष्ट्रातून मी येते. इथल्या मातीने देशाला स्वातंत्र्यवीर सावरकर दिले, लोकमान्य टिळक दिले, अहिल्याबाई होळकर दिल्या.
भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे महाराष्ट्राच्या मातीतून अशी ही सगळी नररत्ने ज्या मातीने भारताला दिली, अशा महाराष्ट्राचा नक्कीच आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे. आणि या महाराष्ट्रासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात तरतूद ही खऱ्या अर्थाने वित्तमंत्री माननीय निर्मलाजी सीतारामन यांनी केलेली आहे. पण ज्यांना कावीळ झाली आहे अशा लोकांना नेहमी पिवळं दिसतं असं आपण म्हणतो. खरं तर दोष त्यांच्या डोळ्यामध्ये असतो, त्यांच्या दृष्टिकोनामध्ये असतो आणि त्यामुळे त्यांना जग पिवळं दिसत असतं. परंतु त्यांनी असा आरोप केला, सन्माननीय या सभागृहाचे एक सभासद आहेत, चॅनेलवर बोलून बोलून ते नेहमी माहिती देत असतात आणि प्रत्येक वेळेला माहिती चुकीची देत असतात. त्यांनी अशा प्रकारे एक अत्यंत वाईट विधान केलं की लोकसभा निकाल पीडित असं हे बजेट आहे. मी त्यांचं नाव घेणार नाही. त्याचबरोबर त्यांनी हेही विधान केलं की याच बजेटमध्ये काय, पण गेल्या 10 वर्षाच्या बजेटमध्ये सरकारने महाराष्ट्राला काय दिलं. अशा लोकांच्या मानसिकतेवर खरं तर बोललं नाही पाहिजे. पण मी सांगू इच्छिते की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श मानणारे आम्ही महाराष्ट्रीयन लोक आणि तोच आदर्श घेऊन देशामध्ये जे माननीय प्रधानमंत्री काम करत आहेत त्यांना कधीही अशा प्रकारचा विचार मनाला येऊन जाणार नाही. हा विचार फक्त औरंगजेब फॅन क्लब यांनाच येऊ शकतो हे मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं. मैडम प्लीज स्पीक. मैंने किसी के ऊपर किसी पर्टिकुलर प्लीज बोला प्लीज कोई ऐसा आरोप अगर कर सकता है तो खुद को जांचना चाहिए. प्लीज महाराष्ट्रामध्ये मी सांगू इच्छिते महाराष्ट्रामध्ये मैडम प्लीज स्टिक टू द बजेट. प्लीज स्टिक टू द बजेट. महाराष्ट्रामध्ये 6 लाख कोटींचे पायाभूत प्रकल्प हे महाराष्ट्रासाठी केंद्राने दिलेले आहेत. फक्त रेल्वेचा उल्लेख करू इच्छिते. रेल्वेच्या उल्लेखापासून सुरुवात करते. महाराष्ट्रातल्या रेल्वेसाठी रेल्वे मंत्रालयाने जे बजेट दिलं ते 15,940 कोटींचं बजेट आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली. 2009 ते 2014 या कार्यकाळामध्ये जे सरकार होतं त्या सरकारने किती तरतूद केली होती? फक्त 1,100 कोटी रुपये तरतूद केली होती. त्याच्या 13 पट तरतूद ही आता केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी केलेली आहे. रेल्वेच्या विद्युतीकरणाचे प्रकल्प 2009 ते 2014 या कार्यकाळामध्ये महाराष्ट्रात 0 किलोमीटर झाले होते. 0. परवा कोणीतरी ते सांगितलं वॅक्सिनेशन 0 झालंय. ते 0 नाहीये, हे 0 होतं. पण आता 351 किलोमीटरची विद्युतीकरणाचे प्रकल्प हे राज्यामध्ये चालू आहेत. महाराष्ट्रामध्ये 41 प्रकल्प नव्याने सुरू झालेत. 5,877 किलोमीटर आणि एवढी त्याची लांबी आहे आणि 81,850 कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. अमृत भारत स्थानक विकास या योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातल्या 128 स्थानकांचा विकास करण्यात आलेला आहे. पूर्वी जर आपण बघितलं असेल तर रेल्वेने प्रवास करणं म्हणजे नरक यातना होत्या. आता संपूर्ण रेल्वे आणि रेल्वे स्थानक ही शुद्ध आणि स्वच्छ झालेली आहेत. रेल्वे स्टेशनचा चेहरा मोहरा विमानतळांसारखा बदललेला आहे हे मला आवर्जून सांगावंसं वाटतंय. रेल्वेचे अंडरपास आणि ओव्हरब्रिजेसची संख्या 921 एवढी आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी हा रेल्वेसाठी खर्च झालेला आहे. आता मी विमानतळांची माहिती सांगते. उडान योजना आपण सगळ्यांनी ऐकलं असेल. उडे देश का आम नागरिक. प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे की आपल्याला लवकरात लवकर पोहोचण्यासाठी, चांगल्यात चांगली सुविधा असण्यासाठी, रोजगारासाठी, व्यवसायासाठी लवकरात लवकर अंतर कापून हव्या त्या डेस्टिनेशनला पोहोचता आलं पाहिजे. यासाठी माननीय प्रधानमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने जवळजवळ 83 एवढी नवीन विमानतळांची निर्मिती केलेली आहे आणि महाराष्ट्र त्याच्यापासून वंचित राहिलेला नाही हे मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं. महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर शिर्डी असेल, कोल्हापूर असेल, अनेक ठिकाणी नवीन नवीन विमानतळं तयार झाली. त्याचबरोबर पुणे असेल, नागपूर असेल या विमानतळांचं विस्तारीकरण झालेलं आहे. पुणे शहरात, पुणे जिल्ह्याला लागून असलेल्या पुरंदरमध्ये सुद्धा एक मोठं विमानतळ आता नव्याने तयार होणार आहे. नवी मुंबई या ठिकाणी नवीन विमानतळ तयार होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात निधी हा यासाठी
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून उपलब्ध होत आहे हे मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं. आपण मेट्रोचा विचार करू. आता या ठिकाणी काही जण नाहीयेत. मी पुण्यामधून येते. पुणे शहरामध्ये एक तत्कालीन खासदार होते. त्या खासदारांचं नाव तुम्ही कॉमनवेल्थ युथ घोटाळ्यामध्ये ऐकलं असेल. त्या खासदारांनी दरवेळेला पुण्याला फसवलं. दरवेळेला याचं आश्वासन दिलं की आम्ही मेट्रो आणू, आम्ही मोनोरेल आणू, आम्ही मेट्रो आणू. दरवर्षी निधीची तरतूद करायची, आश्वासनं द्यायची आणि नंतर तोंडाला पानं पुसायची. हे काम त्यांनी केलं आणि त्यामुळे पुण्याच्या वाहतुकीचा पूर्णपणे बट्ट्या बोळ झालेला आहे. हे निस्तरणं केव्हा शक्य झालं, केव्हापासून हे निस्तरायला सुरुवात झाली तर 2014 पासून, ज्या वेळेला केंद्रामध्ये माननीय नरेंद्र मोदी सरकार होतं आणि राज्यामध्ये माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचं सरकार ज्या वेळेला आलं तेव्हापासून पुणे शहराला त्यांचा चेहरा पुन्हा एकदा गाठून देण्यासाठीचे प्रयत्न हे सुरू झालेले आहेत. पुण्यामध्ये आज मेट्रोचं जाळं तयार होतंय. पुण्यासाठी 814 कोटी रुपयांची तरतूद ही केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. मुंबई मेट्रोचा विचार केला तर 1087 एवढ्या कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 2011 पूर्वी 2014 पूर्वी मेट्रोचं जाळं महाराष्ट्रामध्ये फक्त 11 किलोमीटरचं होतं, फक्त 11. आणि आता महाराष्ट्रामध्ये मेट्रोचं जाळं 30 किलोमीटरची लांबी गाठत आहे. मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं, नागपूर मेट्रोसाठी 683 कोटीची तरतूद ही केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. एकट्या मुंबईमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी किती निधी मिळाला एकट्या मुंबईसाठी तर 2 लाख कोटींची तरतूद ही मुंबईसाठी ही करण्यात आलेली आहे. MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट यासाठी 150 कोटींची तरतूद. मी मुद्दाम आकडे सांगते कारण प्रत्येक वेळेला बाहेर जायचं, ज्यांना कावीळ झाली आहे त्यांनी त्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहायचं आणि सांगायचं चॅनलवाल्यांना आणि चॅनलवाल्यांच्या माध्यमातून लोकांची डोकी भडकवायची की महाराष्ट्राला काही दिलं नाही, महाराष्ट्राला काही दिलं नाही. महाराष्ट्राला काय काय दिलंय हे मला आवर्जून सांगायचंय आणि म्हणून मी सांगते MMRच्या माध्यमातून 150 कोटी रुपयांची तरतूद. लेट मी स्पीक 150 कोटी रुपयांची तरतूद MMR अर्बन ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्टच्या माध्यमातून दिली आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे, त्याचबरोबर मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे. या दोघांना जोडणारा एक अतिशय भव्य दिव्य असा प्रकल्प दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर याची निर्मिती करण्यासाठी 499 कोटी रुपयांची तरतूद ही केंद्र शासनाच्या माध्यमातून झालेली आहे. MUTP फेज 3 म्हणजे मुंबईच्या आजूबाजूच्या परिघातली जी उपनगर आहेत, विरार असेल, डहाणू असेल, या उपनगरांना जोडणारा कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी 64 किलोमीटरचा कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी 908 कोटींची तरतूद ही केंद्र शासनाने केलेली आहे. याची फक्त आता तुम्ही नोंदणी करा आणि बेरीज करा आणि नंतर मला सांगा. मोठे प्रोजेक्ट अजून मोठे प्रोजेक्ट सांगते. ठाणे बोरिवली भारतातील सर्वात मोठं टनेल ठरेल इतका मोठा प्रोजेक्ट करण्यासाठी 16,000 कोटींचा निधी हा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेला आहे. एक अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प वाढवण पोर्ट प्रकल्प हा एक अतिशय महत्वाकांक्षी आणि दूरदर्शी असा प्रकल्प आहे. प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजना अंतर्गत आणि सागरमाला योजनेच्या अंतर्गत एकूण सागरमाला योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्राला किती निधी मिळाला असेल तर 1,05,000 कोटी रुपये एवढा निधी सागरमाला योजनेच्या अंतर्गत मिळाला. आणि त्यातला वाढवण प्रकल्पासाठी 76,220 कोटींचा एका प्रकल्पासाठी 76,220 कोटींचा निधी मला नाही वाटत कुठल्या राज्याला मिळाला असेल. एवढा माझ्या राज्याला केंद्र सरकारने दिलेला आहे. मी माननीय प्रधानमंत्री आणि माननीय वित्तमंत्री यांचं मनापासून अभिवादन करते त्यांना आणि मनापासून आभार व्यक्त करते. या प्रकल्पामुळे काय घडणार आहे ते सांगते. हा प्रकल्प पालघर जिल्ह्यामध्ये किनारपट्टीवर आहे. खोल समुद्रामध्ये आज जाऊन तिथे एक बंदर तयार केलं जाणार आहे आणि याचा उपयोग हे देशातलं सगळ्यात मोठं कंटेनर पोर्ट असेल, महाराष्ट्रातलं सगळ्यात मोठं कंटेनर पोर्ट असेल, देशातलंही सगळ्यात मोठं कंटेनर पोर्ट असेल, ज्या ठिकाणी 20 फूट लांबीची 24,000 कंटेनर्सची उलाढाल होत राहणार आहे. इतकं मोठं हे कंटेनर असेल आणि रोजगार या ठिकाणी उपलब्ध होणाऱ्या रोजगारांची निर्मिती जी होणार आहे त्याचा क्वांटम किती असेल
तर 2 लाख रोजगार या ठिकाणी निर्माण होतील. आज रोजगारांची कमी नाहीये. युवकांना रोजगार करण्यासाठी आकृष्ट केलं जात आहे, परंतु त्यांना फक्त मगाशी कोणीतरी इथे सांगितलं की कॅन्टीन मध्ये नोकरी करण्यासाठी 15 जणांसाठी इतके अर्ज आले. अरे त्या ठिकाणी कशाला, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये किंवा अन्य बाहेर सुद्धा कितीतरी नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. युवकांनी फक्त आपली तयारी दाखवली पाहिजे आणि त्या मुद्द्यावर पण मी नंतर बोलणार आहे. तर या ठिकाणी एवढा मोठा प्रोजेक्ट होणार आहे, त्याच्यामुळे रोजगारांची पण निर्मिती होईल. आर्थिक ह्याच्यामध्ये सुद्धा भर पडेल राज्याच्या आणि देशाच्या आणि नागरिकांच्या, ज्या व्यावसायिकांच्या. त्याचबरोबर या ठिकाणी असलेल्या क्षेत्राचा सुद्धा विकास हा मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी सगळ्यांनी सकारात्मक धोरण ठेवलं पाहिजे, एवढं मात्र या ठिकाणी मी सांगते. पुढच्या मुद्द्याकडे येते नदी सुधार योजना. नाग नदी, नागपूर मधल्या नाग नदीचं पुनरुज्जीवन करण्यासाठी 500 कोटीची तरतूद ही केंद्राने केलेली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी 690 कोटींची तरतूद. आपण सगळेजण नदीला माता मानतो. नदी पवित्र असली पाहिजे, नदी मधलं पाणी स्वच्छ सुंदर असलं पाहिजे, तिथलं पर्यावरण चांगलं राखलं गेलं पाहिजे, अशी आपली सगळ्यांची भावना असते. पण आजपर्यंत कोणी त्याच्यावर विचार केला नव्हता. तो 2014 पासून माननीय नरेंद्र मोदीजींनी केला आणि तो फक्त काही गंगेपुरता केला नाही, तर तो प्रत्येक जिल्ह्यातल्या प्रत्येक ठिकाणच्या नद्यांसाठी केला. आणि म्हणून माझ्या पुण्यातल्या नद्यांसाठी सुद्धा हा निधी उपलब्ध झाला आहे. याचं मला खूप मनापासून अभिनंदन करावं असं वाटतं आणि आभार मानावे असे वाटतात. प्राथमिक अवस्थेमध्ये एसटीपी प्लांट्स बनवणं, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, त्याचबरोबर रसायनं नदीमध्ये मिसळली जाऊ नयेत याच्यासाठी प्रयत्न करणं आणि नंतर सौंदर्यीकरण, अशा पद्धतीने हे काम केलं जाणार आहे. अमरावतीमध्ये एक खूप मोठ्या प्रमाणात टेक्सटाईल पार्क तयार होत आहे, ज्यामुळे 2 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण रस्ते सुधार योजनेच्या अंतर्गत 400 कोटींचा निधी देण्यात आलेला आहे. सर्वसमावेशक विकासासाठी, इकॉनॉमिक कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी 466 कोटींचा निधी हा मिळालेला आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून गावांना, किती गावांना जोडलं गेलं असू, आपण तर 25,000 गावांना दळणवळणाची साधनं आणि संपर्क तयार केला. माझ्या महाराष्ट्रामध्ये 1821 गावांना संपर्क झाला. कित्येक गावं अशी होती विदर्भातली, मराठवाड्यातली, कित्येक गावं कोकणातली अशी होती की जिथे अनटचेबल, ज्या ठिकाणी जाणं खूप अवघड होतं, अशा गावांमध्ये या ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला आणि 6,386 किलोमीटरची रस्त्यांची निर्मिती या ठिकाणी झाली. आणि निधी किती मिळाला तर 3,933 करोड रुपयांचा निधी या ठिकाणी मिळालेला आहे. मी शहरामध्ये राहते. अर्बन डेव्हलपमेंट हा माझ्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. वित्त मंत्री महोदयांनी, मैं महाराष्ट्र पर बात कर रही हूँ, आपको सुनना पड़ेगा. महाराष्ट्र पर जवाब दे रही हूँ, आपको सुनना पड़ेगा. नजदीक जी, आपको समय मिलेगा, आप उनका जवाब दीजिएगा. हमारा समय स्टॉप कीजिए. समय स्टॉप कीजिए. आप बोलिए. वित्त मंत्र्यांनी जाहीर केलं की गावं, शहरं जी आहेत ती शहरं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाईज ग्रोथ हब झाली पाहिजेत, यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. अर्बन मोबिलिटी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि त्यामुळे प्रामुख्याने शहरांमध्ये अशा प्रकारे स्मार्ट सिटीच्या योजना आल्या, ज्या शहरांना आणखीन युजर फ्रेंडली किंवा सिटीजन फ्रेंडली सिटी करतील, यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी हा दिला गेलेला आहे. त्याचबरोबर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन साठी खास आवर्जून 150 कोटींचा निधी दिला गेलेला आहे. आवास योजनेच्या माध्यमातून 3 लाख घरांचे देशभरामध्ये उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी 2 लाख कोटींची तरतूद सुद्धा करण्यात आलेली आहे. माझ्या महाराष्ट्रातल्या 13 लाख नागरिकांनी याचा लाभ घेतला आहे, मला आवर्जून सांगावं असं वाटतं. मुद्रा लोनच्या माध्यमातून अनेक जण लाभ घेतात, त्याच्यामध्ये महिलांची संख्या खूप जास्ती आहे. बऱ्याच वेळेला असं व्हायचं की ज्यांना जे स्टार्टअप्स आहेत किंवा उद्योजक आहेत त्यांच्यासाठी 5 लाख 10 लाखाचा निधी कमी पडायचा. मी अभिनंदन करते आणि आभार व्यक्त करते त्या उद्यमी लोकांच्या वतीने की 10 लाखाच्या निधीची मर्यादा ओलांडून 20 लाख केलेली आहे. त्यामुळे आता पुढच्या काळामध्ये अनेक जणांना त्याचा लाभ मिळेल. देशामध्ये 500 नवीन कंपन्या आपली इन्व्हेस्टमेंट करतायत आणि त्याच्यातल्या जास्तीत जास्त कंपन्या माझ्या महाराष्ट्रात आहेत, याचा मला अभिमान आहे. आणि त्यामुळे रोजगाराची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती ही होऊ शकणार आहे. अनेक युवकांना इंटर्नशिपचे कार्यक्रम राबवले जात आहेत. मला अभिनंदन करावं असं वाटतं आणि आभार व्यक्त करावे असे वाटतात माननीय वित्तमंत्री महोदयांचे
की कधीही नव्हे ते अशी एक योजना युवकांसाठी राबवली आहे की ज्या ठिकाणी युवकांना प्रशिक्षणही दिलं जाईल, मानधनही दिलं जाईल आणि अनुभवाचं certificate दिलं जाईल. Speak on the union budget. Assembly की बात है यहाँ पे यूनियन बजट नहीं है, यह यूनियन बजट है, यह यूनियन बजट है. आप सुन लीजिए, आप देख Raful लीजिए. ji, please be seated. Raful ji, please be seated. Please be seated. Yes, please. महाराष्ट्रातील Please go and speak in the assembly. We are in the Rajya Sabha. 265 प्रकल्प हे स्मार्ट सिटीसाठी राबवले गेलेले आहेत. There is a point of order. Raful ji, I'm on the chair. I can take that call. 11,000 कोटी रुपयांचा खर्च करून I need protection. I Please need be protection seated. of time. Please be I seated. need I've been protection. listening to you. I've heard you. I've heard you. Please be seated. I heard you. I've heard you. Please be seated. I'm on the chair. You cannot disrespect the chair. Please be seated. Mr. Patel, please be seated. You have a point of order. What point of order? What under what rule? Rule Under number what rule? 110. Rule number 110. What's the 110. Yes. Scope of the debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submissions of arguments either in support of the bill or for rejection of the bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than what is necessary for the purpose of its arguments, which shall be of a general character. Okay, all right. The honourable member has Okay, gone we've heard- overboard, okay, we've heard your is point of speaking on order. everything except the You budget. continue your speech. You continue your speech. Thank you.